नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते, कौन? सर, हम शामली से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। सर, पहले भी हमारी बात हो चुकी है आपसे 2-3 बार। बताइए। सर, बस यही जानना था सर, जो भी कल केस की सुनवाई थी, हमारे साथियों का फोन आ रहे हैं सर हमारे पास याची बनने के लिए। मैं अब तक याची नहीं बनी थी। इसमें जो 40-45 वाला एक केस लड़ रहे हैं गुड्डू सिंह। 40-45 वो 68,500 में 69,000 वाला सर। 69,000 में 40-45। अच्छा, हाँ, उसमें 30-33 है शायद, 30-35। हाँ, उसमें 30-35 था सर, हाँ 68,500। हाँ। ये 69,000 वाला लड़ रहे हैं सर गुड्डू सिंह। ओके। और तो एक मथुरा से लड़ रहे हैं सर, नाम तो मेरा ध्यान नहीं, कोई मथुरा से लड़ रहा है। वो लड़ रहा है जो समायोजन से पहले टेट पास थे उनके लिए। ओके। और सर, पहले जो अभी मतलब 5 महीने पहले जब याची बनने का जो शुल्क था वो 2100 रुपये था। फिर उन्होंने 2 महीने बाद पहली जब डेट लगी थी 40-45 वाली, उस पर उसके बाद कर दिया उन्होंने 2500 रुपये। और अब कर दिया सर 3000 रुपये। और कल की सुनवाई जो हुई है सर, मुझे तो पता नहीं, मैं तो सीधा एक जवाब दिया, ना मैं किसी की वीडियो सुनती, ना मैं किसी पे विश्वास करती। मुझे सिर्फ नई शिक्षा नीति पे विश्वास है, और जो पीके सर बताते हैं बस उनकी बातों पे विश्वास है। जो होगा वही होगा। तो लेकिन फोन पे फोन आ रहे हैं कि याची तुम भी बन जाओ, कभी फिर पछताओगी पछताओगी। और कल की केस की सुनवाई में मैंने नहीं सुना केस कल का क्या रहा, ना मुझे चीज से मैटर है। एक चीज बताइए। जी सर। अगर आपको पता चल जाए कि एक फोन करना है और वहां से 3,000 रुपये मिल जाएंगे, दूसरा फोन करेंगे वहां से भी 3,000 मिल जाएंगे, तीसरा फोन करेंगे वहां से भी 3,000 मिल जाएंगे। जी सर। अगर ये काम आपको मिल जाए, पता चल जाए कि सिर्फ एक फोन करने से हमें 3,000 मिलते हैं, जी सर। तो क्या आप फोन करना नहीं चाहेंगी? जी सर, जरूर चाहूंगी। तो वो लोग फोन क्यों कर रहे हैं ये तो आप समझ गई होंगी। जी अच्छा, और कब से आप हैं शिक्षा मित्र? सर, मैं 2008। 2008 और इस समय 2024। 24 जी सर। कितने साल लगभग हो गए? सर 12-13 साल हो गए अरे करीबन। 8 से 10, 2 साल तो उधर ही हो गए। जी जी। और 23 निकल चुका है, 13 साल इधर हो गए, 13 और जी उधर जी, के 2 साल 15। लीजिए, 15 साल से जी ज्यादा हो रहे हैं। जी जी। अब ये बताइए कि आप जो भी पढ़ाती हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जो भी पढ़ाती हैं, जी अगर सर। कोई जो है किसी चीज को पढ़ाना शुरू करेगा, कोई एक विषय, और वो 15 साल जी पढ़ाएगा, तो उस विषय में वो मास्टर हो जाएगा कि नहीं 15 साल में? जी जी सर, बिल्कुल। तो जब पढ़ाते पढ़ाते मास्टर हो जाएगा तो 15 साल का अनुभव जुड़ गया। तो जी 15 सर। साल का आपका अनुभव भी जुड़ गया है, और बहुत सारा अनुभव जुड़ा है, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, पढ़ाने का ही नहीं। जी तो सर। जब आप 15 साल से शिक्षा मित्र हैं, 15 साल से आपने गाजी इमाम मालक को देखा, जी आपने सर। जितेंद्र शाही को देखा, जी सर, राजू रिजवान को राजू भी दास देखा। को, रिजवान को, और भी हम नाम नहीं जानते हैं, आप जानती होंगी जी सारे नाम। अभी जी सर। कोई बालियान करके भी हैं एक। जी सर, संजीव बालियान जी भी हैं। कोई एक नाम ऐसा बताइए किसी का भी, शुरू से अब तक आपने जितने नाम सुने हों, जिस भी संगठन में, सिर्फ शिक्षा में संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, जी कोई भी संगठन, बीटीसी का हो, डीएलएड का हो, 69,000 वाला हो, 68,000 वाला हो, कहीं का भी जी कोई संगठन, कोई भी जी संगठन, कोई एक नाम हमें खोज करके कोई दिखा दे अपने संगठन में कि उन्होंने ये चीज कहा, और जी। उनके कहने के बाद वो चीज हुई, ये हो और गया। उन्होंने प्रमाण दिखा दिया कि ये देखो हमने करके दिखा दिया। जी सर। खाली एक चीज और बताइए कि 3,500 से 10,000 आपके किस नेता ने करवाया, किसके कराने से हुआ? सर, वो तो जो किया सरकार ने किया। जब समायोजन हुआ था, शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक का पद दिया गया था, कौन से जी, नेता ने ये चीज कराया था? ये इसलिए तो सब सरकार ने किया था। सारी सब कुछ सरकार की रणनीति। हम लोगों का सर एक ये होता है कि अब पता है कि नई शिक्षा नीति में ये होने वाला है। 69 में सर मेरी भी यही बात रही थी कि 2017 में हमारा समाधान रद्द हुआ था। तो ये अब से 40-45 अब से पहले केस क्यों नहीं लड़ा गया? अभी क्यों लड़ा गया? ये 2023 में कि बीएड बाहर हो गया, ये वजह से सुप्रीम कोर्ट से आते के साथ ही। आप सब कुछ समझ रही हैं। अब आराम से बात करते हैं इन लोगों के बारे में, और वास्तविकता क्या है आप सब समझ रही हैं, हमारे ऑडियो आप सुनती हैं, इसलिए आप जी जागरूक सर। हैं। जी सर, मैं यही बात उनसे रखती हूँ।
हम हर चीज बताते हैं कि पीछे अतीत में क्या हुआ है, जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां अब न की जाएं। वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। और अब आगे क्या होने वाला है, यानी कि गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है, क्योंकि हमें नहीं करना है, आपको नहीं करना है, नेताओं को नहीं करना है, करना गवर्नमेंट को है, सरकार को ही करना है सर। और सरकार दो ही चीज से चलती है, वो नीति बनाती है और उस नीति को पूरा करने के लिए बजट का व्यवस्था करती है। जैसे जैसे बजट आता है वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है। अगर बजट है तो कोई काम जल्दी हो जाएगा, अगर बजट नहीं है तो काम धीरे धीरे होगा, लेकिन जो नीति बनी होगी वो वही होगा। अब नीति बनी है 10 चीज की, तो कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 चीज हो ही। कभी कभी होता क्या है कि 10 चीज का बना है, उसमें से 4 5 6 7 चीजें हुई, कुछ चीजें नहीं हो पाई समय के साथ, या लगा कि इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है। या फिर 10 चीज का प्लान किया गया, वो 10 तो किए गए, लेकिन लगा कि अभी और कुछ जरूरत है, तो कुछ और भी चीजें कर लिए। जी, आपने एग्जाम दिए हैं, पढ़ाई भी किया है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी हैं, द्विवर्षीय योजनाएं पढ़ी, बहुत सारी योजनाएं चली हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जाने क्या क्या चली हैं। जी जी, चली सर, रुकी, फिर चली, फिर रुकी। तो ये योजनाएं जब बनाई गई, तो जब भी कोई योजना बनती है, चाहे वो निपुण भारत हो, चाहे वो समग्र शिक्षा हो, या फिर कायाकल्प हो, कोई धरना करने से ये योजना नहीं आती है। जी सर। वहाँ जो बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जिनको ये सब करना है, जी, जिनको हम भले 500 गाली रोज दें, भले हम सांसद विधायक को रोज गाली दें, लेकिन वास्तव में नीतियां तो यही लोग मिल करके करते हैं, यही लोग बनाते हैं, यही लोग बजट की व्यवस्था करते हैं, यही लोग सब काम कराते हैं, भले हमको दिखे या न दिखे। सही हम दावे से कह रहे हैं, भारत का कोई इंसान अगर उसके आसपास कहीं कोई सड़क बना है, अगर किसी को शौचालय मिला है, किसी को घर मिला है, किसी को राशन मिल रहा है, या उज्ज्वला योजना है, या कोई भी किसी प्रकार की योजना है, किसी ने धरना नहीं किया होगा, बिना धरना के वो मिल रहा होगा। उनकी योग्यता के अनुसार या उनके जो है उनके अनुसार उनको मिल रहा है। हाँ, गवर्नमेंट योजनाएं लेकर आई, उसके तहत लोगों से कहा भैया ये चीज आ गया है, जो लोग चाहते हैं फॉर्म भर दें, या जो लोग चाहते हैं ये कार्ड बनवा लें, इस तरह का कुछ भी होता है, जैसे आयुष्मान भारत है। जी सर। तो उसमें कहा गया कि भैया जिसको जो जरूरत है फॉर्म भरे, अपना कार्ड बनवा ले। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना, फॉर्म भरिए, आप अपना जो भी उसमें क्राइटेरिया बनाया गया वो दिखाइए, और 100 लोगों ने फॉर्म भरा है लेकिन देना 10 ही को है, तो 10 लोग को छाट करके गवर्नमेंट दे देती है। यानी जितनी भी लोग, इसमें तो सरकार की योजना में सर ऐसा भी रहा, अगर किसी ने भर भी दिया झूठों से, बाद में उनकी छानबीन चलती है तो भी पैसा वापिस हो जाता है। हाँ, अभी जो है अखबार में आया है कितना 300 की 800 कितने टीचर जो है कई सालों से नौकरी कर रहे थे, अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं उस पर, वो निकाले गए फर्जी कागजों पर। जी सर। तो देखिए, हम हमेशा कहते हैं पहली बात तो लाइफ में कुछ गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आज हम गलत करेंगे, डर डर के पूरी जिंदगी जिएंगे, और जिस दिन वो सामने आएगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी सर। तो गलत काम नहीं करना है। अब आते हैं मूल पॉइंट पर हम लोग, जिस पर आपने बात शुरू किया, आप शिक्षा मित्र हैं। कभी भी कोई भी नेता कुछ कहेगा, संगठन का नेता, वो जो भी कहेगा उसके कहने से नहीं होगा। आपका सांसद आकर के कुछ कहेगा, उसके कहने से नहीं होगा। आपका विधायक आकर के कहेगा, उसके कहने से नहीं होगा। आपका कोई धरना हो रहा है, उसमें कोई मंत्री आकर कुछ कह देगा, कैबिनेट मिनिस्टर भी आके कह देगा, नहीं होगा। होगा कैसे? जब बैठक होती है, मीटिंग होते हैं, तो वहां पर मुद्दे रखे जाते हैं, वहां पर प्लानिंग तय होती है, वहां अगर मुहर लग गई तो वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेता कहेंगे कि हम लोग मीटिंग रखवा देंगे, उनके रखवाने से होता ही नहीं है। शिक्षा मित्र योजना, शिक्षा मित्र का कोई नेता लेकर के धरना करके नहीं लाया था, गवर्नमेंट ने खुद लाया था। अनौपचारिक शिक्षक पहले होते थे, वो बंद किया गया, बंद हो गई। शिक्षा मित्र योजना आया, प्रेरक योजना आया, वो बंद हो गया। जी, जितनी योजनाएं आई हैं किसी धरने से नहीं है, गवर्नमेंट ने खुद प्लान किया, उनको जब तक लगा ये चलाना है, हमें जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे घर कभी बर्थडे पार्टी है, ज्यादा मेहमान आने वाले हैं, हमने किसी को बुला लिया, भैया खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, और फिर जब मेरा काम खत्म हुआ, हमने उनको पैसा दिया और फिर वो अपने रास्ते हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, नहीं मतलब हम जानकारी भी नहीं लेने जाते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट तरह तरह की योजनाएं लेकर आती है, और ये सब टेम्पररी होते हैं, भले वो चाहे 1 साल चला हो, चाहे 10 साल 20 साल चला हो, सब टेम्पररी है। परमानेंट जो व्यवस्था है वो है किसी भी पद का जो निकलता है सरकारी पद, उसका भर्ती का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो अंदर हुआ हो वो ही परमानेंट है। वो भी परमानेंट कब तक है? जब तक सरकार को उस पद की जरूरत है।
या उस व्यक्ति की जरूरत है। अगर सरकार को कल को मान लेते हैं कि कोई नई योजना आ गई स्कूलों में और कोई मान लेते हैं कि अलग नाम से टीचर रखे जाने लगे, ABCD कोई नाम भी योजना लेकर आई कि ये परमानेंट होंगे टीचर, ए नाम का टीचर रखे जाएंगे, ये पद ए नाम से रहेगा और ये रखे जाएंगे, और उनको कल को लगा कि ये जो सहायक अध्यापक चल रहा है पद, इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो वो जो ए वाला पद लेकर आए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। ये सहायक अध्यापक वाले की जरूरत उन्हें लगेगा कि नहीं है, अब ये जो है उस काबिल नहीं है, उनको लग रहा है, या इसकी जरूरत नहीं है, या योजना अब जो है बंद कर देना चाहिए, तो बंद कर देंगे। बिल्कुल सही है सर। जिस तरह पहले पुरानी पेंशन मिलती थी, अब सरकार को जो भी लगा होगा उन्होंने न्यू पेंशन दे दी, लेकिन उसमें भी यही चल रहा है। समझते सर कोई है नहीं। मैं इस चीज को सर मानती हूँ, पहले तनख्वाह कितनी होती थी, पेंशन मिलती थी। आज हमारे स्कूल में हमारे सहायक अध्यापक को सर 80,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बैठ के ये कहते हैं कि हमें पेंशन नहीं मिलती। अब बताइए, जिसको 80,000 मिल रहा है, जी सर, मियाँ बीवी होंगे, मान लेते हैं 2 बच्चे होंगे, दोनों हैं सर, सहायक अध्यापक दोनों हैं। सुनिए, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति कमा रहा है, हस्बैंड कमा रहा है 80,000 रुपया जी, मियाँ बीवी दो बच्चे, माता पिता 2, मान लेते हैं कि और भाई नहीं है, 6 सदस्यों का परिवार है जी। 6 सदस्यों पर एक सदस्य पर 5,000 औसत रख लेते हैं खर्च, बच्चे का होता है फीस वगैरह और अन्य खर्चे, जो बड़े हैं उनके दूसरे खर्चे होते हैं, औसत 5,000, 6 सदस्य का 30,000 रुपया खर्चा हुआ। 10,000 महीना और रख लेते हैं कि कुछ इधर उधर के खर्चे, 40,000 रुपये वो अपना जो है महीने का, 40,000 हम जबकि बहुत ज्यादा बता दी, इतना होता नहीं है, दूध का, खाना का, गैस का सब खर्चा जोड़ेंगे तो 6 सदस्य में 15,000 में आराम से हो जाएगा, और अन्य खर्चे अगर निकाला जाएगा तो 10,000 और एक्स्ट्रा रख लें, 20-25,000 रुपये में हो जाता है। अब 80,000 कमाने वाला अगर हम मान ले फिर भी 40,000 खर्च करता है महीने में, टोटल 40 तो बचते, 40 बच रहा है। इतनी सारी कंपनियां हैं वो जो है वो फंड चला रही हैं, और उनमें अगर वो हर महीने 40,000 डालना शुरू कर दें, SIP शुरू कर दें, तो जितना वो उम्मीद कर रहे हैं सरकार से ओल्ड पेंशन की, उससे 10 गुना ज्यादा SIP उन्हें देगा, लेकिन उनको दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। खैर, तो दूसरा पॉइंट था। अब आते हैं, आपने ओल्ड पेंशन का उठाया, उसी में तो ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन, तो आप ही बताइए, जो भी सरकारी टीचर हैं, कल वो जो भी सामान खरीदते थे 10 रुपए का, आज वो महंगा हुआ है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। कल कोई चीज जो है वो खरीदते, पैदल चलते थे, कपड़े जो है लो क्वालिटी के पहले आते थे, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं, तो वो सस्ते वाले कपड़े पहनते थे, लो क्वालिटी के पहनते थे, उनका घर कच्चा रहा होगा, क्या आज भी वो चाहेंगे वैसा ही? बदल चुका है, तो समय के साथ बदलाव स्वाभाविक है। तीसरी बात, कोई व्यक्ति गाड़ी से चल रहा है, उसकी गाड़ी में मान लेते हैं 2 सिस्टम है, एक गैस वाला है और एक पेट्रोल वाला है जी। वो जब पेट्रोल से चलता है तो उसका रोज का खर्चा 100 रुपए आता है जी। अगर गैस से वही चलता है तो रोज का खर्चा 50 रुपए आता है जी। और दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम सिस्टम है, सब कुछ है, आराम से चल रहा है, तो वो किस पर खर्च करना चाहेगा, पेट्रोल पर 100 रुपए या गैस पर 50 रुपए? सर गैस पर 50 रुपए, उसको 50 तो बचेंगे। यानी कि हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा खर्चा कम हो। ऐसे ही जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी कंपनियां हैं या छोटा व्यापारी है, दुकान वाला, पान वाला, चाय वाला, कोई भी, वो अपने खर्चे कम करना चाहता है, दुकान वाला भी, पर हर परिवार भी। ऐसे ही हर राज्य भी अपने खर्चे कम करना चाहता है, ऐसे ही हर देश भी अपना खर्चा कम करना चाहता है, बचाना चाहता है। बचा करके क्या करते हैं लोग, अगर जो पेट्रोल से चल रहा है 100 रुपए और फिर गैस पर चलने लगा 50 रुपए बचाएगा, तो क्या 50 रुपए वो सबको बांटता फिरेगा? नहीं, वो कहीं ना कहीं कोई दूसरे काम में लेगा उस 50 रुपए। सेविंग के लिए इस्तेमाल होगा सर। हाँ, हो सकता है आज बचा करके रखे, 5 साल 10 साल बाद अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई में कहीं एडमिशन करा दे। यानी कि बचाएगा तो कुछ न कुछ या तो वर्तमान में करेगा या तो भविष्य में करेगा, लेकिन कुछ अच्छा यूज करेगा। ऐसे ही सरकार भी करती है, लेकिन इस चीज को लोग वहाँ सरकार के मामले में स्वीकार करने को नहीं तैयार है। नहीं तैयार है सर। अगर कोई विभाग है, अब उसकी आज के टाइम में जरूरत ही नहीं है, तो उसको बंद कर रही है सरकार, तो क्या खराबी है उसमें? जी। अगर कोई पद है, उसके आज जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है उस पद की। पहले होते थे वो पद तो उनकी जरूरत होती थी, उसमें उस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन आज नहीं है, तो वो बंद कर रही है। तो लोग बस बंद कर रही है ये देखते हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो बंद क्यों कर रही है, और वो नहीं देखते हैं कि नया चीज क्या क्या शुरू कर दी, नया भी तो कुछ शुरू की होगी, वहां भी तो खर्च हो रहे होंगे। सर जैसे भर्तियां पहले निकलती थी, कोर्ट कचहरी चलते आ रहे हैं, चलते रहे हैं। अभी जैसे कल की मैंने भी आपकी वीडियो सुनी थी और मैंने वो देखा यूपी पुलिस वाली विज्ञप्ति, उसमें टोटल सब कुछ सरकार ने पहले ही दे दिया है
कि पद हाँ इतने रख सकते हैं, घट बढ़ सकते हैं, पेपर इस तरह या रद्द भी हो सकता है। हाँ तो इसलिए तो है सर कि सर आगे चलने वाले टाइम में बच्चे कोर्ट कचहरी ना जाए, अपना खर्चा ना करे, लेकिन वो भी सबको बुरा लगा। तो वही बात की गवर्नमेंट सब पहले से बता देती है, और यही कारण है कि विज्ञापन में ये शर्त लिखा होता है। इसीलिए कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सरकार पर दबाव नहीं बना पाती है। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल केस चलता ही रहता है, क्योंकि वो जानते हैं हम सरकार से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है। अगर जी हम सर। और आप लिखित में कांटेक्ट कर लें कोई भी चीज जी। का, मान हाँ लीजिए जी कोई सर। कांटेक्ट हो गया कि हम आपको 1 किलो गेहूं देंगे, और जी। तय हो गया कि आप 1 किलो गेहूं के बदले में हमें 5,000 रुपए देंगी, जी। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो 1 किलो गेहूं इस वक्त कितने का है? 20-30 रुपए का होगा लगभग, यही जी। ना। लेकिन हमारा आपका लिखित में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है कि अगले जो है 1 साल तक हर रोज हम आपको 1 किलो गेहूं देंगे, और आपने जो है तय किया कि हम 5,000 रुपए देंगे, और ये चीज हम लोगों ने लिखित में जो है तय कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये जी। तय हो गया। अब आप फिर किसी दिन पता चले कि आपको कि मार्केट में 30 ही रुपए का मिलता है, हम तो पचास जी सर। 5,000 रुपए दे रहे हैं। जी सर। अब आप कहेंगे कि हम तो भाई देंगे नहीं। तो जी। गलती आप कर रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं 5,000 लेकर। क्यों? क्योंकि जी आपने सर। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिखित में बिल्कुल सही बात है। ये चीजें कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पता करना था। पहले जानकारी चाहिए सर पूरी। तो कोर्ट अगर आप जाएंगी या हम जाएंगे, दोनों ही कंडीशन में जीतेगा कौन? जी जो सर। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा होगा वो पूरा कर जीतेगा, रहा जो है। कॉन्ट्रैक्ट से भाग रहा होगा वो हारेगा। जी। वो हारेगा सर। अब कौन फायदे में है कौन नुकसान में है, कोर्ट ये नहीं देखेगी। जी। कोर्ट देखेगी आप लोगों ने तय किया। जैसे कोई कंपनी है, आटा वो बना के पैकेट में बेचती है, किसी से तो गेहूं लेती जी। होगी, तो उनका जी तो आपस सर। में कॉन्ट्रैक्ट होता होगा ना। जी। तो या कोई कंपनी है वो पैंट शर्ट बना के बेचती है, तो कच्चा माल कहीं से तो लेती होगी ना, तो जी उनका सर। आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्टेक्ट होता है सर। हम्म हम आप तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें कॉन्ट्रैक्ट पर ही होती हैं, लिखित में होती हैं, होना चाहिए हमारा आपका भी लिखित में। तो एक उदाहरण जी बस सर। दिए हैं कि जब भी कोई भागता है अपनी जो साइन किया है, स्वीकार किया है उससे, जी जैसे सर। कोई एक्टर है उसने साइन कर दिया कि हाँ इस पिक्चर में हम काम करेंगे, हम 2 करोड़ रुपए लेंगे। जी। अब उसने काम किया, 1 महीने बाद मान लेते हैं कि उसको दूसरा पिक्चर मिल गया, वो वहां चला गया। अब उसने जो जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि इस पिक्चर को पूरा होने तक जो है, अगर उस पर लिखा है कि कोई दूसरा फिल्म नहीं करेंगे, तो वो भले रोज आ रहा हो यहाँ शूटिंग पर, लेकिन वो दूसरा जी। पिक्चर साइन कर लिया। जैसे ही पहले वाले को पता चलेगा कि इसने तो हमसे तो कांटेक्ट किया था कि हम 6 महीने तक इसी में काम करेंगे, दूसरा फिल्म साइन ही नहीं करेंगे, वो भले ही जी। पूरा टाइम यहाँ दे रहा है, लेकिन उसने दूसरा साइन किया है, तो पहला वाला तुरंत उसकी कॉपी लेगा, कोर्ट में जाके चैलेंज करके इनके ऊपर जुर्माना ठुकवा बिल्कुल। देगा। बिल्कुल तो सर। कुल मिलाकर के लिखित चीजें होती हैं, लोग इस बात को समझते नहीं हैं। कोर्ट जी। कभी मजबूर नहीं होती है किसी चीज के लिए। ये जो लोग कहते हैं याची बन के मिल जाएगा, कोर्ट से हम जीत कर ले लेंगे, जी धरना सर, अब देकर सरकार को। यही तो चल रहा है कि अब जिनको भी लाभ मिलेगा सिर्फ यात्रियों को लाभ मिलेगा। और तो कल ये की क्यों? सुनवाई तो सर मुझे नहीं पता सर, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी या मैंने वीडियो भी नहीं सुनी। मेरे व्हाट्सएप पर सर ग्रुप में उसकी वीडियो आ रही है। एक ऑनलाइन अड्डा 4 चैनल है, पता नहीं कौन कौन सा चैनल है सर, मैंने तो वो वीडियो भी नहीं सुनी। मगर मैं एक बार में सर से ही बात करती हूँ कि क्या चल रहा है। सर को ज्यादा जानकारी होगी, आपसे ही सुन सर। मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है सर, इसीलिए मैं अभी तक यात्री भी नहीं बनी हूँ। मगर मुझे नहीं बनना, मुझे तो कह रहे हैं कि वो भविष्य है, नई शिक्षा नीति, ये हमारा आज है। वो लोग जो है, आप अपने आसपास देख लीजिए, अपनी फैमिली में देख लीजिए, अपने रिश्तेदारी में देख लीजिए, आपके पड़ोस में देख लीजिए, सबको पता है कि गुड़ फायदा है, चीनी नुकसान है। क्यों? क्योंकि गुड़ नुकसान से है। ही चीनी बनता है, और गुड़ काला होता है, जी चीनी सर। सफेद होता है। यानी काले से सफेद करने के लिए उसमें जो प्रोसेस अपनाया गया है, केमिकल्स डाले गए हैं, वो केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, सबको पता है। जी सर, सबको पता, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, खाता चीनी है। क्यों खा रहा है? क्योंकि वो सुविधाजनक है, देखने में भी अच्छा लग रहा सुविधाजनक है। है। और गुड़ डालेंगे उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आएगा। जी सर। अभी डॉक्टर जब किसी को शुगर हो जाता है या कोई बीमारी हो जाए, कह देता है कि भैया आपको तो लौकी का जूस पीना होगा, लौकी खाना होगा, आपको जी। करेला खाना होगा। तो मजबूरी में लोग खा लेते हैं। लेकिन क्या, जब तक डॉक्टर नहीं बोला रहता है, तब तक क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो कहता है मुझे लौकी बहुत पसंद है, पनीर नहीं पसंद, मुझे करेला पसंद है, पनीर नहीं पसंद। जी सर। सबको पता है कि जो है कोलेस्ट्रॉल है दूध में, पनीर में, इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी सब दूध पनीर की चीज़ें पसंद कर रहा है। लेकिन करेले में फायदा है, वो कोई नहीं उतना पसंद करता। कोई नहीं है। इतने तो डॉक्टर नहीं बोला है, लोग सही बात है जानते सर। हुए भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं। तो कुल मिलाकर के जहाँ व्यक्ति को लालच मिलता है, स्वाद मिलता है, भले ही वो आगे नुकसान दे रहा हो, लेकिन अभी मिल रहा है ना स्वाद,
तो लोग उधर खींचे चले जाते हैं। तो उनको लालच दिया जाता है कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, देखो बस याचिका होगा, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करने वाली है, इसी से होगा। जैसे इसका एक और उदाहरण डॉक्टर का हम अक्सर लेते हैं। कोई भी डॉक्टर हो, जाएंगे कि डॉक्टर साहब 2 दिन से बुखार आ रहा है, वो हाथ हाथ देखेगा, आला लगा के देखेगा, फिर कहेगा ऐसा है कि ये ब्लड टेस्ट लिख दे रहे हैं, जाइए जांच करा लीजिए। आप गई, उसने लिखा था कि मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जो भी लिखा, एक या एक से ज़्यादा ही टेस्ट लिखेगा। अब आप जब जाएंगे तो वहाँ जो लैब वाला होगा, पैथोलॉजी वाला, वो आपसे कहेगा मैडम ये 3 टेस्ट होने हैं, 700 रुपये जमा कीजिए। अब आपको बुखार आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके पास नहीं भी है, तो आप जाने डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब गलत थोड़े ही कहेंगे, वो तो डॉक्टर हैं, वो उसी की पढ़ाई किए हैं, उन पर हमें भरोसा है। हर डॉक्टर को हम भले पर्सनली ना जानते हो, लेकिन डॉक्टर पर हर कोई भरोसा करता है। डॉक्टर भगवान होता है, फिल्मों में भी दिखाया गया है कितने भगवान होते हैं, क्या क्या करते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। तो वो 700 रुपये आपसे लेगा, आपको जो है ब्लड ले करके कहेगा शाम को आइए, कल आइए, फिर रिपोर्ट आपको दे देगा। अब वो रिपोर्ट आप लेकर के जाएंगी, डॉक्टर रिपोर्ट देखेगा, कहेगा अरे कुछ नहीं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको बस नॉर्मल है, जो कल दवा हमने आपको दिया था उसी को लगातार 5 दिन खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा विटामिन लिख दे रहे हैं, वीकनेस है आपको, ये भी ले लीजिएगा, अगले 10 दिन तक लेते रहिएगा इसको। थोड़ा सा जूस पीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, इस तरह से वो बोल देगा। ये काम वो पहले भी कर सकता था। पहले के डॉक्टर क्या, ये जब लैब नहीं बने थे तो क्या वो इलाज नहीं करते थे? क्या मच्छर पहले नहीं होते थे? मच्छर तो आज से 25-50-100 साल भी पहले भी रहे होंगे, तब भी काटने से बीमारियां होती थी। तब तो सर ये केस तो मेरे साथ सर खुद हुआ है। मेरे घर में मेरी भतीजी थी सर, बीमार हो गई, उसको बुखार आया था, मैं उसको मेरठ लेकर गई थी खाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर को। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि एडमिट करना पड़ेगा। मैं भाई साथ में था, मैंने जब सोचा बाहर आकर बोला मैं सर अभी बताती हूँ। तो मैंने घर पे कॉल की, मतलब पापा जी उसको एडमिट करने के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अंधेर रात हो गई है, लेट गए थे सर हम, तो कि कल एडमिट कर देंगे, फिलहाल आज की दवाई आप दे दीजिए, हम कल आ जाएंगे, हमारे पास पैसे देंगे, हम दूर से आए हुए हैं। तो मैंने जब अंदर डॉक्टर को तो ऐसे बोला कि सर हम बहुत दूर से आए हैं, आज से एडमिट नहीं कर पाएंगे, आज आप इतनी दवाई दे दीजिए जिसको आराम मिल जाए रात रात का, और कल हम सुबह आके एडमिट कर देंगे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे एक ही जवाब दिया, अगर हम इस तरह एक रात में ठीक करने लगे तो हमारे यहाँ मरीज कैसे आएगा फिर। अच्छा, उन्होंने फिर वो दवाई लिख दी कहने के बावजूद, उन्होंने जवाब यही दिया कि हम हमारे पास मरीज आएगा कैसा। और सब उन्हीं से ठीक हो गई 3 दिन की दवाई से ही। और 3 दिन की दवा कितने का खरीदी आपको पता होगा, और अगर एडमिट करती तो कितना खर्च होता वो भी कितना, बिल्कुल सही सर। अच्छा, और 3 दिन से पहले छुट्टी नहीं देते। अच्छा, हम आपको स्वयं अपने साथ जो घटना घटी, हमारे साथ नहीं हुई है, हमारे ही संगठन के एक नेताजी हैं, वो भी खूब चंदा लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। 2017 में मेरी जो है उनसे जान पहचान पहली बार हुई, और लखनऊ धरना में गए थे। मेरी जान पहचान बस यही थी कि वो भी हमारे संगठन के, बस इतना ही जान पहचान था। हम लोग धरने में 2-4 बार मिले थे, साथ में धरना वरना कर रहे थे। तो एक दिन हम लोग जो है जब भी जाते थे कहीं रुकते थे, धर्मशाला में, होटल में, कहीं न कहीं। तो एक दिन जो है वो चंदा लूटने वाले थे, हम सामान्य व्यक्ति थे, तो किसी और संगठन का धरना था, तो हम लोग रुके ही हुए थे होटल में। तो हम लोग सुबह फिर उठे, भैया ये संगठन ने धरना किया, चलो अब दूसरा कर रहा है, चलो भीड़ ही तो बढ़ाना है, आज चलते हैं उसकी में भी। तो हम कुछ लोग तो तैयार हो गए चलने को, लेकिन वो जो एक व्यक्ति था जो धरना वो करा रहा था, नेता बना था, वो कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनके धरने में नहीं जाऊंगा। अब बताइए धरना उनका है, इनका है, या धरना हम सबके लिए हो रहा है? हम सबके लिए, सही लेकिन उनका था कि नहीं ये मेरा धरना नहीं, इसलिए नहीं जाऊंगा। खैर वो उनके अपने संगठन बटे हुए होते हैं सर, हमारे में भी तो इस तरह ही रहा है, कोई गाजी में तैयार है, कोई शाही में तैयार है। हाँ, तो नहीं आगे होता क्या है, होता क्या है, ये सब हम लखनऊ जा करके हम जो भी जिसको भी बताते हैं, सलाह देते हैं, हमने खुद अनुभव लिया है, जा करके खुद अपनी आंखों से देखा है वहाँ क्या होता है। हम कोई भी चीज कहते हैं, मेरे पास भले दिखाने के लिए प्रमाण हो ना हो, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा तब कहते हैं। और हम जब कहते हैं कि अगर कोई महिला जो है लगातार 3 से ज्यादा धरने में गई है, तो हम दावे से कहते हैं कि वो महिला कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते, आप समझ जाइए। हमने देखा है, ये चीज हमने देखा है, क्योंकि कोई भी लड़की अगर अनमैरिड है तो उसके घर वाले धरने में बार बार नहीं जाने देंगे, अगर अच्छे घर से है तो। और अगर कोई लड़की मैरिड है
तो भी उसके घर वाले बार बार धरने में नहीं जाने देंगे। लेकिन ऐसे जैसे लड़कियां महिलाएं आती हैं, हम देख रहे हैं वो हर बार आ रही हैं, जब पता भी हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। जो नेतागिरी कर रहे हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। जी सर। जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको तो नेतागिरी करने के लिए आना ही है। खैर आते हैं पॉइंट पर जहाँ हम लोग थे। तो वो उस दिन बंदा बोला कि नहीं मैं धरने में नहीं जाऊंगा, तो वो वहां से होटल से निकला, वो गया स्टेशन की तरफ, हम लोग गए धरना स्थल पर लक्ष्मण मेला। जी सर। वहां धरना दे रहे थे। 2 बजे के आसपास एक फोन आता है, हम 2 लोग वहां थे साथ में, उसी साथ के। तो एक बंदा हमसे बताता है, अरे यार वो तो घर निकला था और उसके साथ जो है घटना हो गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने एडमिट किया, फोन आया था। तो वो बोला कि मैं जा रहा हूँ वहाँ। तो हम कहा ठीक है, तुम जब जा रहे हो तो हम यहीं रुकते हैं। जो जा रहा था वो भी, हम तीनों लोग बस इतना एक दूसरे को जानते थे कि हम लोग एक ही संगठन के हैं, बाकी कोई पहले से किसी को नहीं जानता था जी। वो लड़का जो है गया, वहां जब गया तो अपना जो भी उसको समझ में आया दवा वगैरह करवा रहा था। फिर उसको कहीं जाना था तो मेरे पास फोन किया, यार हमें एक जगह बहुत जरूरी है जाना, तुम आ जाओ। तो हम कहा ठीक है आ जाते हैं। कोई हॉस्पिटल था, सहारा या कोई था, मैंने याद नहीं है, हो गया कई साल। तो हम भी जो है ऑटो वगैरह हमें पता नहीं था, पूछ पूछ करके वहाँ पहुँच गए। तो हमने, हमारे पहुँचने के बाद वो जो वहाँ बैठा था वो चला गया। तो हम जब बैठे तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल का है। तो हमें दवाओं के बारे में सब जानकारी है, डॉक्टरों के बारे में सब जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर्स को कमीशन हम लोग खुद दिए हैं, देते हैं। जी सर। जो अभी हम बताए हैं कि जो जांच वांच लिखते हैं वो कमीशन पर होता है, इसीलिए लिखते हैं। तो हम मेडिकल लाइन से खुद ही हैं। मेरा पूरा बचपन से लेकर के अब तक का समय, आज भी मेडिकल लाइन का पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, यानी कि पूरे फैमिली में, पूरे रिलेशन में सब लोग दवा से संबंधित ही काम करते हैं। तो अब बताइए कि हम क्या नहीं जानते होंगे उस फील्ड का। सब जानते हैं सर। डॉक्टर खुद ही आते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग खुद ही जाते हैं कि ये दवा आप लिखिए, इस पर इतना आपको हम प्रॉफिट देंगे, इतना कमीशन देंगे, आप ये दवा लिखिए, हम आपको जो है ये गाड़ी गिफ्ट देंगे। ये सब हम लोग सब करते हैं और कंपनी वाले सब करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुंचे हॉस्पिटल में, तो वो बेचारा पड़ा हुआ था। मेरे पास अभी भी फोटो है उसके पास, फेसबुक पर हम डाले थे। वो है संगठन का नेता, मेरे पास फोटो भी है। तो हम दूसरे बेड पर लेटे हुए उसका फोटो खींचे थे, वही है। तो जब दवाएं उसकी हम देखने लगे तो हम देख करके दंग रह गए। हम उसको जान रहे हैं, 3 दिन से मेरे साथ है, ये 3 दिन से कुछ ढंग से खाया पिया नहीं है, गर्मी का दिन है। हम इसको कहते थे पानी पीते रहो, बोल रहे हो इतना, ये पानी वानी भी ठीक से नहीं पी रहा था। हम समझ गए कि इसको डिहाइड्रेशन हुआ है और कुछ नहीं। और गया था वो, पूछे कि क्या हुआ था, तो जो उसको देख रहा था पहले, वो बताया कि ये कहीं पर जा रहा था और गिर गया था सड़क पर, तो किसी ने उठा करके एडमिट किया। तो जैसे हमने सुना गिर गया था तो हम समझ गए इसे डिहाइड्रेशन हुआ है। इसको हम 2 दिन से कह रहे हैं बेटा तुम इलेक्ट्रॉल पीते रहो, तुम एनरॉन पीते रहो, क्योंकि तुम कुछ खा पी नहीं रहे हो ठीक से, जो भी खा रहे हो बाहर का, तुम ये छोला भटूरा खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, ठेले पर, यहाँ होटल में, वहाँ। लेकिन वो मान नहीं रहा था। हम भी लखनऊ 3 दिन 4 दिन से हैं, हमें पता है कि हम बाहर का खाना खा रहे हैं और कितनी हमें उससे पौष्टिकता मिल रही है। तो हम इलेक्ट्रॉल, एनरॉन, या पर गूगल कर लीजिएगा, मालूम हो जाएगा ये क्या चीज़ है। जी सर। तो हम ले रहे थे, तो वही उसको बोले, लेकिन उसने नहीं लिया था। तो वो गया धूप में, चक्कर आ गया, गिर गया, पतला दुबला सा था। एक तो उसके सर पे बाल नहीं है, तो ऐसे ही सर पर जो है सूरज देव पूरा एनर्जी खींच रहे होंगे। तो जब उसकी दवाएं हम देखे तो हम देख करके दंग रह गए कि ये वीकनेस है, इसको सिर्फ एनर्जी नहीं था। और डॉक्टर ने इतना हाई फाई इंजेक्शन लगा दिया इसको, झोला भर दिया होगा सर अच्छा खासा इंजेक्शन। हम जानते हैं ऐसे ऐसे हमें खुद लगा है, वो लगने के बाद पेशेंट को लगता है कि अब हमारी मौत होने वाली है। इतना वो चढ़ता है, इतना हाई डोज होता है वो। हाँ, दवा वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो जब बॉडी में जाती है ना, तो बॉडी में ब्लड में घुलते ही, जाते ही एकदम इतनी वीकनेस कर देगा कि इंसान 1 सेकंड के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे इंजेक्शन है, वो फायदे वाले हैं, अच्छी दवाएं हैं, लेकिन फीलिंग जो होती है कुछ देर के लिए वो ऐसी होती है। तो उसी तरह के हाई डोज के इंजेक्शन उसको लगे थे, और वो भी हाई डोज मतलब ओवर डोज दे दिया गया था। तो हम कहें इस इंजेक्शन को डॉक्टर ने आते लगा दिया, ताकि ये जो है थोड़ा सा इस तरह का फील करे। जब इस तरह का फील करेगा तो हम इसको एडमिट कर लेंगे, ये फिर मजबूर होगा एडमिट करने को। तो वो हम देख लिए, वो बेहोशी की हालत में था। हम 1 घंटा इंतजार किए कि 1 घंटे में इसको रिलैक्स हो जाएगा। जब उठ गया, पानी वानी पिलाया, पूछे कैसा लग रहा है, क्या है, तो कुछ चीज़ें बताया कि अरे यार ये पर्स देखो यहाँ बगल में रखा है, ये दे दो। उनका पर्स देखा किसने किसने है, तो कहा यहीं रखा है। तो हम समझ गए कि नर्स ने भी पर्स देखा है, जो यहाँ आया गया है ये बंदा जो है, और जो इसको एडमिट किया होगा तो इसी के पर्स से पैसे दिया, वो पैसा सब ने देखा है। जब पैसा दिख गया तो फिर एक अनजान व्यक्ति को भी सब एडमिट कर लेंगे, बिल्कुल सही। पर्स से चोरी नहीं करेंगे, लेकिन बिल इतना बना देंगे कि
जी सर, पता चल जाएगा ये किस उसका है। तो हमने उसको सब बताया, देखो तुम्हें ये हुआ था, तुम्हें हमने कहा था इलेक्ट्रॉल पी लो, लेकिन नहीं माने, उसी की वजह से ये हुआ। अब तुम यहाँ आए हो, तुमको देखो ये इंजेक्शन यहाँ रखा है, टूटा हुआ शीशी, ये इंजेक्शन तुम्हें लगाई गई है, और तुम्हें इस इंजेक्शन के लगाने की वजह से तुम 1 घंटे से बेहोशी की हालत में थे। अब बताओ कैसा लग रहा है? नहीं पहले से तो ठीक है। हम कहा अभी कोई भी आएगा, कुछ भी आएगा, तुम बिल्कुल कहना मुझे कमजोरी लग रही है, बिल्कुल उसके सामने एकदम मरने जैसा एक्टिंग करना, 1 घंटा और सिर्फ कर लो। वो वही किया। 1 घंटे बाद हम कहा अब तुम्हें और अच्छा लग रहा हो? कहा हाँ। तो हम कहा अगर तुम उनके सामने अच्छा फील करोगे तो वो तुमको और इस तरह की दवाएं देंगे, तुम जो है इस तरह का फील करो। और तुम खराब फील करोगे तो वो डॉक्टर डरेगा तुम्हें कोई भी चीज देने में। इसीलिए हमने कहा। तो 2 घंटे बीत चुके थे, हमने कहा अब तुम काफी अच्छा फील करोगे, खड़े हो। खड़ा कराया उसको, कहे चलो चलो। तब तक नर्स आ गई, वो चल भी रहा था बड़े अच्छे से। अरे क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो गए? अरे आपको उस वार्ड में एडमिट करना है, आपको तो बहुत दिक्कत है, ये टेस्ट कराना, वो टेस्ट। तो डरा दिया होगा फिर। तो हमने कहा कि ऐसा है कि अपन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोल दिया, अरे अब मेरे पास, हम कहा रुक जाओ, इशारा किए चुप। हमने कहा पैसे नहीं है, डॉक्टर साहब से मेरा बिल बनवाइए। अरे नहीं डॉक्टर साहब ने बोला। हम कहा आप डॉक्टर साहब को बुला लाइए। तो वो चली गई। हमने उसको बहुत तेज डांटा, क्यों नाम ले रहे हो पैसे का, चुप रहो, हम जो कह रहे हैं। अरे नहीं मेरी तबीयत खराब। हम कहा तुम्हारी तबीयत बिल्कुल नहीं खराब है। शाम के 6 7 8 बज रहे थे, वहां से छुट्टी लेने में, डॉक्टर से बहस करने में रात के करीब 10 से ऊपर टाइम हो गया। हम कहे कि भैया बिल बनाओ, नहीं तो हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं, क्या कर लोगे? अब मजबूर जब हो गए, वो सब देखे कि पेशेंट जा रहा है तो बिल बनाए, नहीं तो बनाने को तैयार नहीं थे। जी सर। उसको अभी बाहर ये स्ट्रेचर पे रखा हुआ था, वार्ड में ले जाना चाहते थे, तो नॉर्मल जो स्ट्रेचर पे रखे थे तो उसका तो कोई चार्ज होता नहीं कमरे वगैरह का, तो जो दवा वगैरह किए थे, इंजेक्शन वगैरह, वो बिल बना दिए 400-500 रुपये का। हम कहा बस ये बिल भर के यहाँ से निकलो। उसको लेकर के गए स्टेशन, ट्रेन पर बैठा है, 6 केले खरीदे, 1 बॉटल पानी खरीदे। पैसेंजर ट्रेन थी, वहीं से शुरू होती थी लखनऊ से। उसको एक सीट पूरा दिला दिए, लेट जाओ आराम से, ये केले, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना। ये बिस्किट दे दिए, अपने जेब से ये सब लगा करके दिए। हम क्या घर पहुंच गए तो हमें फोन कर देना। बंदा अगले 3 दिन तक फोन नहीं किया। फिर हम फोन किए हाल चाल के लिए। कहा अरे यार वो तो रास्ते में ही, ट्रेन में ही हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा था, मैं आके यहाँ एकदम ठीक हो गया, मैं तो इस समय जो है आ गया हूँ इलाहाबाद। प्रतापगढ़ का रहने वाला था, हम उसको प्रतापगढ़ की गाड़ी बैठाए थे। तो डॉक्टर का खेल ऐसे होता है, वो लोग फंसाते हैं। और ये जो नेताजी थे, अब सोचिए, हमने उनको अपने पैसे से सब करके दिया, ये एक फोन तक नहीं किए 3 दिन तक कि मैं घर पहुंच गया हूँ। तो बाद में तो कोई भी खोज खबर लेता ही नहीं। हमारे घर का नहीं था, हमारा जान पहचान नहीं था, बस संगठन में मिले थे। खैर वो तो नेताजी लोग ऐसे ही होते हैं। और जिनकी बात हम किए हैं, हमने संगठन के लिए अपने जेब से पैसा लगाकर बैनर पोस्टर बनवाया, जाने क्या क्या किया। फिर एक दिन हम व्हाट्सएप पर देखते हैं, नेताजी से कोई व्हाट्सएप ऐसे ही लिख दिया होगा हिसाब के लिए। तो जब वो हिसाब दिए, तो जो हमने अपने जेब से खर्च किया है वो भी उनके हिसाब में दिख रहा था हमें। हमको बताओ, अपने जेब से जो खर्च किया, संगठन का जो पैसा है, उसमें मेरा व्यक्तिगत हमने कहीं खर्च किया, वो भी लिख दिया उसने कि ये खर्च किए हैं। तो हम समझ गए कि ये कैसे लोग हैं। तो कोई भी संगठन कहीं भी है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। 3,000 रुपये मांग रहे हैं, 2,000 रुपये मांग रहे हैं। कल भी हमने एक ऑडियो डाला है, इन लोगों के पास 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ ऐसे आते हैं पैसे हर डेट पर। तो सर मेरा विवेक तो अभी भी यही कह रहा है कि मैं याची ना बनूं, जो होगा वो बस बाद में नई शिक्षा नीति का जैसा भी होगा, भर्ती आएगी, जो भी होगा वही होगा। चाहे कोई जान दे दे, शिक्षा में तो योजना बंद होने जा रहा। जी सर। इसमें अब मानदेय नहीं बढ़ने वाला। अब जो है परमानेंट व्यवस्था होगी, जो हम बताते हैं वही होगा। जो टेट पास या सी टेट पास कर लिया है या कर रहा है अभी, तो हमारे साथी कई बन गए सर, वो यही कह रहे हैं कि फिर तुम पछताओगी बाद में। चलिए आप कहिए कि मैं पछताने के लिए तैयार हूँ, तुम भी यही हो, मैं भी वही हूँ। ये डेट पर न तुम कह रहे हो देने को, इस डेट के बाद हमसे बताना क्या तुम्हें मिला और क्या हमें मिला। सर। आप देख लीजिएगा। राजू दास को लोगों ने पैसे दिए, क्या किया राजू दास ने? जी सर। कुछ मिला? सर हमने रिजवान के बाद में, सर रिजवान का जो केस था 69वां, उसमें तो सर हमने याची बन के पैसे दिए थे। उसके बाद में ना कोई धरना को, ना कोई पैसा, हम किसी में नहीं गए, क्योंकि सब पे विश्वास उठ गया। फिर यही रहा कि जो होगा अब सरकार करेगी या फिर नई शिक्षा नीति के तहत ही होगा, और हो भी रहा है सर। सरकार चाह लेगी तो अवैध भी कर देगी, सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं करेगी। जीता जागता उदाहरण है कि सरकार ने चाहा तो अवैध भी समायोजन कर डाला। जी सर, बिल्कुल किया या नहीं किया? अवैध था, सबको पता है अवैध था। सर किया, प्रमाण भी आ गया है सामने, सुप्रीम कोर्ट ने लिख करके दे दिया। जी। लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे कि जो है सरकार है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी सर। हम 2011 वाले हैं, बीएड के हैं। 2011 में टेट हमने पास किया था। 11 में मायावती की सरकार थी,
उस कार्यकाल में हमने मायावती के खिलाफ कभी एक शब्द न लिखा न बोला। जी 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। उस कार्यकाल में हमने अखिलेश यादव के खिलाफ न एक शब्द बोला न लिखा। जी सर। 2017 के बाद से योगी जी की सरकार है, हम इनके अगेंस्ट न बोलते हैं न लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुर्सी पर है उम्मीद भी उसी से है और कर भी वही सकता है। जी सर बिल्कुल। लोग उल्टा काम करते हैं, जो कुर्सी पर है उसी के खिलाफ लिखते बोलते हैं। खिलाफ बिल्कुल। पता नहीं किस दिमाग के हैं ये लोग। अब हम आज के तारीख में मनमोहन सिंह से उम्मीद कर लें कोई योजना ले आएंगे, क्या वो ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते थे, वो कुर्सी पे नहीं है सर, और कहाँ से लेके आएंगे। सत्य यही है कि इंसान जो है, जो सोचता है, जो भी सोचता है वो नहीं होता है। जिसके हाथ में पावर है वो जो करता है, और पावर ये अधिकारी या सांसद वांसद के हाथ में नहीं है, इनको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं। और ऊपर भी जो बैठा है वो भी नहीं तय करता है। नरेंद्र मोदी नहीं तय करते हैं, योगी नहीं तय करते हैं। तय होता है मीटिंग में, और वहाँ सैकड़ों लोग होते हैं। प्रोसेस होता है। एक मीटिंग में कोई जरूरी नहीं है कोई चीज तय हो सकता है कई मीटिंग हो, कई साल लग जाए कुछ चीजों को तय करने में। जी। वो क्या चीज है, कैसा है, किस नेचर का है, कितना बजट आएगा, क्या संभव है, क्या हमारे लिए आगे बेनिफिट होगा, हमारे लिए मतलब जनता के लिए, देश के लिए। सर यही तो है, नई शिक्षा नीति को तो कहते हैं कि पता नहीं कब होगा, लेकिन इस केस को लेकर ये सोच रहे हैं कि कल ही फाइनल होगा और कल ही हमें सरकार नौकरी दे देगी 40-45 पर, और कल ही बीएड बाहर हो जाएगा। देखिए 69,000 में जो कट ऑफ लगा है वो ही कट ऑफ रहेगा, बदलेगा नहीं। 68,500 में अब कोई कट ऑफ में परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी भर्ती में जो नियम गवर्नमेंट ने बना दिया, कोई कहे कि परीक्षा के बाद नियम बदल दिए, खेल के बीच में नियम बदल दिए, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो वो जाकर के पुलिस भर्ती का पढ़ लेना, उसमें सब लिखा हुआ है। अगर उसमें पुराना विज्ञापन नहीं पढ़ा है तो वो पुलिस भर्ती का विज्ञापन पढ़ ले। आपने पढ़ा, उसमें लिखा है ना साफ साफ हर चीज। जी सर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है सर। उसमें यहाँ तक लिखा है कि किसी भी स्तर पर इस भर्ती को ही रद्द किया जा सकता है। जी बिल्कुल, सारा अधिकार उनके पास है, तो कोई नहीं लड़ सकता। और उदाहरण में हम कई भर्ती बता दें जो आज तक आई लेकिन हुई नहीं, जैसे उर्दू की भर्ती 4,000 आई थी ना लगभग। जी सर, और अभी भी सर वो लेटर जो चल रहा था 12,000 कुछ वाला, नियुक्ति पत्र भी मिल गए थे, लेकिन फिर रोक लग गई इसको 2-3 दिन पहले। तो सारी चीजें सब सामने हो रही हैं, लोग समझना नहीं चाहते हैं। याची लाभ जैसी कोई चीज नियम में नहीं है। जैसे NIOS DLED जो है नियम में नहीं था, कुछ राज्यों ने किया भी था जी, तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार ने कर लिया है तो तुम भी करो? नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भैया बिहार वाले तुम निकालो, पूरे भारत में जहां जहां जिसने किया सबको निकालो। क्यों? क्योंकि वो नियम में नहीं था इसलिए। तो ऐसे ही याची लाभ कोई नियम नहीं है, नियम अनुसार सब होता है। कोर्ट नियम देखती है और नियम देखने के साथ साथ कोर्ट वही करती है जो उसको सैलरी दे रहा है वो जो कहता है। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। अगर कोर्ट सरकार कहेगी जो सैलरी दे रहा है वो कहेगा तो भैया इसे जो है लटका के रखे रहो केस, तो 12,460 7 साल तक लटका रहा कि नहीं लटका रहा? जी सर बिल्कुल रहा सर, फिर लटक गया। अगर हम कह रहे हैं, जो लोग लिख रहे थे फेसबुक पर, हमारा संघर्ष सफल हुआ, 7 साल का मेहनत सफल हुआ, हम जीत गए, भैया अगर तुम्हारा ही संघर्ष था, तुम ही जीते, तो ये काम 6 महीने 1 साल में क्यों नहीं हो गया? 7 साल क्यों लग गया? क्यों? क्योंकि जब तक सरकार चाहती रही लटकाना, लटकाई। अब वो चाहती थी कि इसमें कुछ चीजें करके अब इसको चलो ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ऑर्डर करवा दी, और फिर कुछ चीजें करके दिखा दी कि ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नाम भी हो गया कि हाँ हम कर रहे हैं, और फिर उधर मेन टाइम पर रोक लग गया। जी सर। जिस दिन नियुक्ति पत्र बट गया उसके बाद रोक लगा। जी सर। 69,000 में भी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, हमने कहा था कि पहले दिन जो है स्टे मिलेगा, और जी सर उसमें रोक लगी। हाँ हमारा ऑडियो पड़ा हुआ है, हमने आज रात में डाला है और कल स्टे लग गया है। यही सेम 72,000 भर्ती में हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बार बार देख रहा है और फिर भी उसको नहीं पहचाना ये काम कैसे करता है, तो वो मूर्ख है। हम तो इतने साल से देख रहे हैं, 2011 से अब तक, उसके पहले हम भी नहीं जानते थे कुछ, लेकिन 2011 से लगातार हम देख रहे हैं, देखते देखते समझ गए हैं कि सरकार कैसे काम करती है। तो योजनाओं से सरकार तो मैंने कहा था कि जैसे कि पहली बार जब केस हमने फाइल किया उसमें जो याची बन गया, जब 2150 रुपए थे, अब 6 महीने बाद वो 3,000 रुपए कर रहे हैं।
तो क्या वो हमें फिर याची बना लेंगे तो पैसा लूट रहे। तो कह रहे कि कोई एक धारा होती है AI वाली, उसके तहत कोई भी कभी भी याची बन सकता है। अच्छा, चाहे कोई बाद में याची बन जाए, चाहे कोई पहले बना हो, कोई हमें खोज कर ये दिखा दे पूरे संविधान में कहीं लिखा हो कि याची बनने से नौकरी मिलती है। कहीं नहीं है। याची कोई बाद में बन रहा है तो भी, कोई पहले बना है तो भी, कोई लेना देना नहीं है। और बाद में वालों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब तो किसी के लिए नहीं है। याची लाभ जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। अब आप बताइए, अभी हम बंदूक लेकर के आए, आपके घर में घुस करके आपके सर पर बंदूक लगाएं और आप घर का हमें 2-4 लाख रुपया जो रखा है, गहना वहना रखा है, दे दी। तो दूसरा व्यक्ति ये जाने तो उसके दिमाग में यही आना चाहिए, अरे यार एक बंदूक सिर्फ सर पर रखने से ये काम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और उसके भी मन में आया कि हमें भी यही करना, और वो जाए यही करने। पहला वाला जो आया, हम जैसे गए, हम तो प्रोफेशनल हैं, हम काम किए, निकल लिए, बच गए, पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई। लेकिन जो हमको देख करके सीखा, वो हमको देख के सीख रहा है ना, प्रोफेशनल तो है नहीं। जी सर। अब वो जाएगा करने, वो लूट पाएगा या थाने पहुंच जाएगा? सर लूट पाट कर थाने जरूर पहुंचेगा। और थाने क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जो जिसका देखकर सीखा है वो कितना भी सीखा है, तर्क बिल्कुल। देखा रहे, कितना भी तर्क वहां देता रहे कि उसने भी तो ऐसा किया था, तो पुलिस बिल्कुल क्या सही बात कहेगी, है। कोर्ट क्या कहेगा कि ये कोई अच्छा काम थोड़े ही है कि उसने किया था तो तुम भी करोगे। तुमको तो जेल हम देंगे ही देंगे, उसको भी हम खोजेंगे। तो याची लाभ अगर कभी किसी को मिला है तो क्या कारण था? उसने कहीं किसी से मांगा था या किसी के सर पे बंदूक रखा था? ये समझना पड़ेगा। तो याची लाभ अब तक के हमारे जीवन में हमने एक बार देखा है, 2011 भर्ती में। और उसका सच्चाई हम बताते हैं, लोगों को नहीं पता है, बताते रहते हैं। वहां पर ऐसी ही कहानी थी कि बंदूक रखी गई थी। जी सर। क्या बंदूक थी वो भी हम बताते हैं। कि आपने एक नाम सुना होगा, हिमांशु राणा, शिव कुमार पाठक, इस तरह के नाम सुने जी होंगे। सर, उन्हीं की भी तो पोस्ट डालते हैं कि हिमांशु राणा को भी याची लाभ मिला है, तो हम लोगों को भी मिलेगा। क्यों मिला हम वो बता रहे हैं। हिमांशु राणा 102 नंबर टेट में जो कोर्ट भर्ती करवा रही थी, जो भर्ती कोर्ट कचहरी हो रहा था बीएड वालों का, वो 102 नंबर पर होना ही नहीं था सिलेक्शन। मेरा भी 102 नंबर, मेरा भी सिलेक्शन नहीं होना था, हमें पता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा 2011 का टेट का रिजल्ट था, हमने फिल्टर करके चेक कर लिया था कितने कैंडिडेट कहाँ कहाँ है। नहीं होना था, तो हम तो सांत्वना अपने आप को दे करके घर बैठे थे, भाई हम तो बहुत पीछे हैं, होना ही नहीं है मेरा। उस बंदे के दिमाग में खुरापात आई, उसने जो है केस कर दिया। मिलना है नहीं मिलना है भगवान जाने। केस किया। क्या केस किया? ये जो शिक्षा मित्र हैं इनको गलत तरीके से दिया कि हम इनको बाहर करा के लेंगे। जी सर, यही हुआ था। अब यही कह रहे हैं कि अब हम बीएड वालों को बाहर करा के हम लेंगे 40-45। सुनिए, तो वहाँ वो एक सच में उसको पॉइंट मिल गया था। क्या पॉइंट मिल गया था? कि अवैध समायोजन हुआ था, ये बात सब जानता था। तो ये पॉइंट उसको मिल गया, लेकिन उसने थोड़ा सा ज्यादा ही उसमें कुछ कर दिया। क्या कर दिया कि समायोजन भी रद्द करवाने के लिए केस डाला, और जो ट्रेनिंग हुई थी वो भी इलीगल, अवैध तरीके से हुई थी। इसको चाहे शिक्षा में तो माने या न माने, सच्चाई यही है। जी सर। नहीं सर, हमने सुना था कि हमारी ट्रेनिंग रद्द होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन वो सरकार ने बचा दी। ट्रेनिंग रद्द होना तय था, वो बचा कैसे वही बता रहे हैं, और यही कारण था याची लाभ मिलने का। तो जो दोनों केस किए गए थे, तो उसमें ये हुआ कि भाई समायोजन अवैध है, ये तो कन्फर्म है, ट्रेनिंग भी अवैध है, कन्फर्म है। लेकिन अगर ट्रेनिंग रद्द कर दिए तो इनका भविष्य खतरे में हो जाएगा। ये न घर के न घाट के, बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी। और इनके लिए अगर हम कुछ करना भी चाहेंगे, कोर्ट कुछ ऑर्डर करना भी चाहेगी, तो ये ट्रेंड है ही नहीं, और आरटीए कहता है कि ट्रेंड टीचर ही रहेगा, नियम है। तो ट्रेनिंग तो बचाना है। तो ट्रेनिंग बचाने का एक ही तरीका है कि जिसने केस किया है वो केस लड़ना छोड़ दे, पीछे हट जाए। जी सर। क्योंकि कोर्ट अगर उस पर एक शब्द भी लिखेगी तो या तो अवैध को वो वैध घोषित कर देगी, तो इस अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस तरह का बन जाएगा तो फिर तो पूरे भारत में इस तरह की चीजें कहीं न कहीं होने लगेंगी, गलत चीजें। और अगर कोर्ट ने लिख दिया कि इनका ट्रेनिंग भी गलत है, तो 1,72,000 का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो किसी तरीके से ध्यान भटका दिया जाए ताकि ये केस लड़ना ही छोड़ दे। तो इन लोगों को लालच दिया गया तो भैया हम तुमको याची लाभ, अब एक को देंगे तो नजर में आ जाएगा कि एक अकेले को क्या ऐसा हो गया भैया कि एक अकेले को मिल जा रहा है। तो इसलिए जो है एक भीड़ इकट्ठा कर दी गई। चल भैया, एक कोर्ट ने कह दिया कि लिस्ट बनाओ कौन कौन है केस करने वाला। तो जो आगे थे उनका लिस्ट बना के दे दिया गया।
गवर्नमेंट और कोर्ट ने अपने तरीके से डिसाइड करके कुछ लोगों को लाभ दिया और फिर ये लोग पीछे हट गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों की सुनवाई किया सारा दिन। अंतिम में सिर्फ शिक्षा मित्रों के वकील को सुनते रहे और फिर फैसला दिया। और ये कोई भी कोर्ट गया होगा उसको पता होगा, अंतिम में हफ्ता 10 दिन जो सुनवाई चली है, बीएड वालों को नहीं बोलने दिया गया है, सिर्फ शिक्षा मित्रों को वकीलों को बोलने दिया जा रहा था ताकि कोई पहलू छूट न जाए, क्योंकि हम समायोजन रद्द करने जा रहे हैं। तो ट्रेनिंग बचाने के लिए इनको पीछे हटाना था, इसलिए वहां पर उनको रियायती लाभ दिया गया, ये कारण था। अब यहाँ पर अगर शिक्षा मित्र कह रहा है कि हम बीएड वालों को हटा करके ये चीज करा लेंगे, याची लाभ ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो बीएड वाले अवैध नहीं है, नियम के साथ गए हैं, तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं बनती है। तो ये इनका कहना है कि सर कि 2018 का जो बजट रद्द हुआ है वही बेस इनका जो था, नींव थी, वही खत्म हो गई है, तो अभी किस नींव पर नौकरी करेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा। शिक्षा में समायोजन का रद्द हुआ जब, तो कोर्ट ने साफ साफ लिखा समायोजन रद्द, साफ साफ लिखा ना जी सर। और भी बहुत कुछ कहानी लिखा है लंबा चौड़ा, लेकिन ये भी लिखा है उसमें समायोजन रद्द, साफ साफ रद्द, जी सर। हर बात को साफ साफ लिखा है। लेकिन जो गजट रद्द हुआ है उसमें ये लिखा है कि जो गजट जारी हुआ उसको जारी करने में जो प्रक्रिया थी उसमें एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाकर मीटिंग करना था, वो मीटिंग नहीं की गई, इसलिए हम गजट को रद्द करते हैं, बस इतना लिखा। कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि 2018 में ये गजट जारी हुआ और हम आज रद्द कर रहे हैं तो इसके बीच वालों को बाहर निकालना है जी। ऐसा कोर्ट ने लिखा ही नहीं है। जब कोर्ट ने नहीं लिखा है तो फिर अन्य जब लोग जा रहे हैं कोर्ट, तो इनके लिए कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ गया तो उन्होंने कहा कि भैया इनकी काउंसलिंग भी करवाओ, जो लोग भर चुके हैं फॉर्म, और इनको नियुक्ति पत्र भी दो जी। क्योंकि जब गजट रद्द हुआ उसके पहले ही आवेदन कर चुके थे जी। तो वो हुआ। तो लोग जो है ये समझ नहीं पाते हैं कि कोर्ट इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेती है। वही कोर्ट राजस्थान मैटर में बीएड को लेने के लिए नहीं कहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ मैटर में कहती है भैया इनको काउंसलिंग भी करवाओ, नियुक्ति पत्र भी दो। फिर वही कोर्ट बिहार मैटर जाता है, वहां पर बिहार सरकार को नहीं देती है परमिशन बीएड वालों के लिए। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है भाई? राजस्थान में नहीं दिया परमिशन, बिहार में नहीं दिया परमिशन, और उन्हीं दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ को दे दिया। सर सुप्रीम कोर्ट एक है सर, कोर्ट वही है, उसी बेंच में सारे केस गए हैं, राजस्थान वाला भी, छत्तीसगढ़ वाला भी, बिहार वाला। बेंच बदला नहीं है। अगर बेंच बदला भी है तो जो बेंच जिसके पास लगा है उन्होंने कहा भैया ये मैटर हम उनके पास भेजना, और उनके पास भेजा गया है जो पुरानी बेंच थी। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, आखिर 3 राज्य हो गए, 2 राज्य को तो नहीं मिला, जो पहले गया उसको भी नहीं मिला, जो बाद में गया उसको भी नहीं, लेकिन फिर बीच में जो गया तो उसको कैसे मिला? तो उसको इसलिए मिला क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसको सपोर्ट करने वाली वो पार्टी थी और जिनको जिनको नहीं मिला वो एंटी पार्टी हैं। हम हमेशा कहते हैं अगर कोई बात कर रहा है राजनीति की तो उसे ये देखना पड़ेगा राजनीति का कहाँ लाभ हो रहा है, कैसे लाभ हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, क्यों, किस कारण से हो रहा है, समझना पड़ेगा राजनीति को भी। तो बिहार को नहीं मिला क्योंकि वहां पर बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी है। राजस्थान को नहीं मिला, बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी, और ये जग जाहिर है, लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कोई हम अलग बात नहीं कह रहे हैं। जी सर। और छत्तीसगढ़ में अभी आज की तारीख में बीजेपी ही है, और इसके पहले जो पार्टी थी वो बीजेपी सपोर्टिव पार्टी थी, अगेंस्ट वाली नहीं थी। तो लोग जो है पूरी चीजों को बिना जाने, हम हमेशा कहते हैं कोई चीज हो रहा है तो उसको भी देखिए क्यों हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज क्यों नहीं हो रहा है। सबके कारण है, सबके कारण है सर, सही बात है। हमारा जोर नहीं है कि हम टीवी खोल करके बैठे हुए हैं, क्रिकेट चल रहा है, हमारा उस पर जोर नहीं है कि हम कुछ बदल देंगे। जी सर। हम इसलिए चुपचाप देखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो हम सिर्फ देख सकते हैं, हम कुछ बदल नहीं सकते। ये जो नेता वेता हैं जो याची बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय लूटने के। ये लूटते हैं, इनको अच्छे से पता है कि हम 3-3 हजार रुपए मांगेंगे, 2-4 करोड़ रुपए आ ही जाएंगे, और एक केस डालने में 5-10-20 हजार रुपए लगते हैं। जो एवार होता है उसको हर तारीख पर उसका 5,000-10,000 जो बनता है वो दे देना है जी। और कभी किसी डेट पर हल्ला कर देना है, देख रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है,
तो हल्ला कर देना हम कपिल सिब्बल को लाएंगे, राम जेठमलानी को लाएंगे, पैसा आने लगेगा। जी सर, कपिल सिब्बल को तो क्या है इन्होंने अब शिक्षा मित्रों ने। तो यही तो मूर्खता है, ये भूल जाते हैं। 18 लाख की उनकी पहली फीस थी। और अब इसलिए 3,000 रुपये यात्री के कर दिए हैं। कपिल सिब्बल कौन है? ये शिक्षा में तो क्यों मूर्खता करते हैं बिना जाने? ये जो टीटी आया है कौन लाया? कपिल सिब्बल। जी सर। ये जो आरटी एक्ट आया जिसके कारण टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य हो गया है, ये कौन लाया? कपिल सिब्बल। अब आप बताइए, घर में आपने नियम बनाया कि मंदिर, ये कमरा मंदिर है, भगवान की पूजा यहाँ होगी, इसमें कोई जूता चप्पल पहनकर नहीं जाएगा, आप सबको रोकिए और खुद पहनकर जाइए। ऐसा संभव है क्या? नहीं है सर। आप पहनकर जाएंगी और दूसरे को रोकेंगी? नियम आपने ही बनाया ना, तो नियम आपने बनाया है तो आप जो है उसका पालन आपको भी करना पड़ेगा। जी सर। नहीं तो विरोध होगा। तो कपिल सिब्बल खुद ही नियम बनाते हैं, भाई उनको पैसा मिलेगा तो वो तो लड़ेंगे ही केस। लेकिन कोई ऐसा कैसे उम्मीद कर रहा है कि कपिल सिब्बल ने जो खुद नियम बनाया है, जिसमें वो खुद रहे हैं लिखने में, सारा ड्राफ्टिंग उन्होंने किया है आरटी एक्ट का। बिल्कुल सही बात सर। कैसे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो जब कोर्ट में बोलेंगे तो ये बोल पाएंगे कि हमने ही जो है ड्राफ्टिंग किया है, हमने ही टेट अनिवार्य किया है और शिक्षा मित्रों को जो है टेट से छूट दे दीजिए, इनको जो है परमानेंट नौकरी दे दीजिए, या कुछ भी जो उन्होंने लिखा है कि संविदा बंद होगा, गुणवत्तापरक शिक्षक होंगे, जो भी लिखा है आर्टिक में, वो उसके अगेंस्ट कैसे बोलेंगे? जी। वो बोलेंगे तो जज वहां हंसेगा, भले उनको मुंह पर कुछ न बोले। वो जानता है जज कि ये पैसा लेकर के आए हैं इसलिए बोल सकते हैं, लेकिन जज जानता है कि ये भी जानते हैं कि हम जो पैसे के कारण बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात सर। यही कपिल सिब्बल क्या कर लिए, जब समायोजन रद्द हो रहा था तो लड़ तो रहे थे केस। अखिलेश यादव ने इन्हीं को तो हायर किया था, चाहे शिक्षा मित्रों के नाम पर। कह रहे कि जब बीएड वालों की तरफ से इसलिए हमारा समायोजन रद्द हुआ, अब कपिल सिब्बल हमारी तरफ है तो अब हम जीतेंगे। कपिल सिब्बल जाकर के आप देखिएगा, ये इनको जो है शिक्षा मित्रों की तरफ से खड़ा किया गया था और शिक्षा में संगठन भी इनको पैसा दे रहा था और सपा सरकार भी इनको पैसा दे रही थी, खड़ा करने में हेल्प कर रही थी। दोनों तरफ से चल रहा था। ये शिक्षा मित्रों की तरफ से थे। हमने पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ा है। जी सर। उसमें इनका नाम हमने भी देखा है कि किसकी तरफ से है। हाँ, कभी कभी बीएड की तरफ से भी आए हैं। जी सर। तो ये लोग तो भाई वही है ना, जैसे एक जो वैश्या होती है उसको पैसे मिलेंगे, उसका धंधा है। जो जिधर पैसे जाते उधर हो गए। अभी दो व्यक्ति आ जाएं, दोनों ही कहे कि नहीं हमें आज यही चाहिए, तो वो दोनों में क्या करेगी? एक को मना करेगी नहीं, वो ये देखेगी कौन ज्यादा दे रहा है। जी। थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत है, लेकिन इस चीज को समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। वो क्या तय करेगी? उसको तो वही काम करना है ना। जी। तो अब वो इसमें ये तय करेगी ना कौन ज्यादा पैसा दे रहा है। जी सर। सांसद हैं, विधायक हैं, इनको भी उसी रूप में ले लिया जाए। इनको किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, जीत जाते हैं, मान लीजिए किसी राज्य में पूरी मैंडेट किसी को नहीं मिली, किसी भी पार्टी को नहीं मिली, तो फिर आपस में साठ गांठ करते हैं लोग। जी। सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, तो भैया तुम मेरे में आ जाओ, हम तुमको ये बना देंगे, भैया तुम मेरे में आ जाओ, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे। फिल्मों में दिखाया भी गया इस तरह की चीजें। जी। तो वो क्या तय करते हैं, देखते हैं मेरा फायदा कहाँ ज्यादा है, कौन हमें अच्छा पद दे रहा है, कौन ऐसा पद दे रहा है जहाँ मेरी कमाई बढ़िया होगी, कौन हमें जो है पद देने के साथ साथ पैसा भी दे रहा है, या कौन हमें ज्यादा पैसे दे रहा है। जिधर से मिलता है वो उसको सपोर्ट कर देते हैं। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो एक वैश्या की तरह तो वो भी डिसीजन लेते हैं जी, लेकिन उनका प्रोफेशन है। और ठीक यही उदाहरण लागू कर दीजिए वकीलों पर। जी। जो पैसा देगा उसकी तरफ से बोलेंगे, लेकिन वो जानते नहीं है क्या कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर। जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी मर्डरर हैं, उनका जो केस लड़ता है उसको तो पता होता है ना कि इसने गलत किया है। जी। फिर भी वो केस लड़ता है कि नहीं लड़ता है? जी सर। तो क्या कोई वकील सच्चाई के लिए लड़ता है या फीस के लिए लड़ता है? फीस के लिए लड़ता है। बहुत कम ऐसे वकील खोजने से मिलेंगे जिनको अगर मालूम हो जाए कि नहीं ये गलत है और उसका जो है कह दें कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। बहुत कम होते हैं, बस पैसा देखते हैं लोग। क्यों? जी सर, पैसे के लिए तो सर अगर विपक्ष में उन्हें लग रहा है कि मजबूत पॉइंट है, वे विपक्ष की तरफ ही चल जाएंगे। हाँ, तो हम ऐसे ऐसे उदाहरण दे देते हैं, थोड़ा सा सुनने में खराब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है हमारे दुनिया की जिसमें हम जी रहे हैं। जी। हमारे भी फैमिली में वकील हैं। हालांकि हमें वकीलों के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम क्या करें, ये है सच्चाई तो हम बोल रहे हैं।
हम उनके लिए नहीं बोल रहे, हम कपिल सिब्बल के लिए नहीं बोल रहे, हम या किसी और के लिए नहीं, व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हम किसी को। हमें कॉमन बातें हैं जो फिल्मों में भी दिखाई जाती हैं, फिल्मों में वही दिखाया जाता है लगभग लगभग जो कहीं न कहीं हो रहा है। जी तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि समझदारी इसमें है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जी पढ़ाई ही आपकी हेल्प कर सकता है। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति से उम्मीद कर रही है कि वो आपकी हेल्प कर देगा, आपका नौकरी लगवा देगा या कुछ कर देगा, तो वो एक इंसान है और वो इंसान आपको मिलेगा जब आप आईने के सामने खड़ी होंगी। जी सर। जो आईने में आप सामने खड़े होने पे आपको दिख रहा है, वो ही इस दुनिया में इंसान है जो हर कदम आपके साथ खड़ा मिलेगा। हर बिल्कुल कदम सही ना सर। भाई खड़ा मिलेगा, ना हर कदम बाप खड़े मिलेंगे, ना माँ खड़ी मिलेगी, ना बहन खड़ी मिलेगी, ना हस्बैंड खड़े मिलेंगे, ना बेटा, हर कदम पर वो नहीं मिलेंगे, हर जी जगह। जी लेकिन एक इंसान जो आपके लिए, हमारे लिए या किसी के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा, तो वो सिर्फ दिखाई देगा आईने में। जी सर, बिल्कुल हर सही। इंसान अपने लिए हमेशा हर जगह रहेगा। जी तो बस अपने लिए आप खुद लड़िए और आपकी लड़ाई जो है वो पढ़ाई से जो है जीत मिलने वाली है। और जी जो सर। कुछ गवर्नमेंट लेकर के आएगी वही सत्य है, जो लिख दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही सत्य है। जी आप हम कह रहे हैं दावे से मना कर दीजिए एकदम कि हम पैसा नहीं देंगे, और आप जी देख सर। लीजिएगा जो अगली सुनवाई है उसके अगली तारीख को आप कहाँ हैं और जो लोग पैसा दिए हैं वो कहाँ हैं, देख लीजिएगा। जी और आपने ये बिल्कुल सही। देखा है पिछले 20-22 सालों में, या जब से आप हैं तब से देखा है आपने। जी अभी हमने एक ऑडियो डाला था, कहाँ रांची का था या कहाँ का, एक बंदा फोन किया, ऑडियो वो वो भी कल की वीडियो सुनिएगा। थी सर। कल नहीं, परसों या नरसों की है, जी सुने होंगे आप। वो बंदा इस समय वर्तमान में सब्जी बेचता है। जी मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा काम करता है। हमने उससे बोला भी भाई आप मेहनती हो, हम सैल्यूट करते हैं आपको, जी अपना परिवार चला रहा है, अच्छा काम कर जी रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा एक चीज वो उनका हमें सही नहीं लगा, उनको समझाने का प्रयास किया, अंत में वो नहीं समझे। जी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई आप देखते रहिए अपना जो भी संगठन वगैरह आपको जहाँ लग रहा है, क्योंकि जी हम एक लिमिट तक समझा सकते हैं, हम किसी को हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते, हम समझा जी ही जी सकते हैं। तो वो बंदा 1999 में अनौपचारिक शिक्षक बना, फिर 2001 जी में सर। छोड़ दिया, फिर 2003 में शिक्षा मित्र या पैरा शिक्षक में था, और फिर एक साल बाद वो भी छोड़ दिया। अब वो जी उम्मीद कर रहा है कि हम जो है नौकरी मिल जाएगी, मेरा पैसा मिल जाएगा। जी तो हमने साफ साफ उससे कहा है, उस पूरी रिकॉर्डिंग को हमने डाला, हमने साफ साफ हर चीज उसको बताया, भैया आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों? पहली बात तो आप हो नहीं सिस्टम में, बिल्कुल सही बात दूसरी है। बात आप सिर्फ 10वीं पास हो आज तक। जी क्या भारत के अंदर कोई शिक्षा मित्र है जो इंटर से कम पढ़ाई किया है? नहीं सर, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आरटी एक्ट, ये सब कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं है। 12वीं। जी ये 2009 से लागू हो गया, उसके पहले होता था। जी पहले लोग कक्षा 5वीं पास कर लेते थे अपने माता जी से, पिताजी से, दादाजी, कोई अगर होगा पुराना जी पास पड़ोस में पूछिएगा, कोई जी 5वीं भी पढ़ लेता था ना तो पकड़ के ले जाते थे, चलो सरकारी नौकरी करो, पकड़ के ले जी जाते थे। जी उस जमाने में लोग पढ़े नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, क्वालिफिकेशन बढ़ते गए हैं, और आज के तारीख में कोई भी नियम बन रहा है, जैसे 4 वर्षीय बीएड बना, इंटर पर है, वो जी सिर्फ बीएड रहने वाला है, और चार जी वर्षीय सर। बीएड इंटर पर है, 2 वर्षीय बीएड ग्रेजुएशन पर है, 1 वर्षीय बीएड जी मास्टर डिग्री पर है। अब बताइए कहीं इंटर से नीचे का है? इंटर से नीचे का नियम ही नहीं है। एनआईए नहीं से है सर। डीएलएड, एनआईए से डीएलएड करवाया गया, इंटर पर करवाया गया। जी आप लोगों को 2 बीटीसी करवाया गया, वो भी जी इंटर सर। पर करवाया गया। जी सर, हमारी भाभी ने भी अभी इग्नू से सर किया है, तो DEC 4 का, वो भी इंटर से ही है सर। 50% नंबर से ही उनका एडमिशन हो पाया है। तो लोग जो है पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते हैं। भाई आप हमें नहीं जानती होंगी, हम आपको नहीं जानते होंगे व्यक्तिगत, आपने मेरे ऑडियो सुने हैं, मेरी बातें आपने सुनी हैं, इसलिए आपने हमें कॉल किया है। जी सर। अब आप बताइए, आपने हमसे कुछ लिया नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हम आपको गलत सलाह क्यों देंगे? जी जी तो हर किसी को हम समझाते हैं, अगर कुछ है तो कहते हैं कि भैया धैर्य रखो, मिलेगा। हर शिक्षा मित्र से हम कहते हैं धैर्य रखो। लेकिन वो जो रांची वाला फोन किया, 10वीं पास है और वो सिस्टम में नहीं है, उसको तो हमने साफ साफ मना किया, भैया आपका कुछ नहीं है उधर, मत ध्यान दो इधर। जी क्यों से हम झूठा जो है सांत्वना दें? वो तो कह रहा है बालियान जी ऐसा करते हैं, मैं उनका सुनता हूँ, ये वो। हमने जी साफ कहा भैया आपके लिए कुछ नहीं है, आप सुन लीजिए। उसमें साफ साफ हमने बार बार उसको समझाने का प्रयास किया कि भैया आपका जी कुछ नहीं हो सकता, कारण जी भी हमने बताया। तो जिसके लिए कहीं कुछ नहीं है, हम क्यों कहने जाएं कि भैया आपके लिए है, और जिसके लिए है तो हम क्यों उसको कहें कुछ नहीं है, या क्यों कहें कि भाई
आपका कुछ नहीं होगा। है तो बताएंगे ही हाँ है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है, उसमें जो कुछ लिखा है वो धीरे धीरे होगा। जी सर, हो भी रहा है सर धीरे धीरे। क्या कायाकल्प लागू हुआ तो एक दिन में हो गया, एक साल में हो नहीं गया? सर, टाइम लगा सर उसको भी। कायाकल्प योजना कब शुरू हुई और अभी भी चल रही है। जी तो जो काम अभी हो रहा है तो वो अब वक्त आया है, अब बजट तैयार हुआ है तो अब हो रहा है। वो काम पहले नहीं हुआ, जो काम पहले हो गया है, पूरा हो चुका है, जी वो अब नहीं होगा क्योंकि अब वो हो जी चुका है। तो चलिए, आप कुल मिलाकर के सारी चीजें समझ रही हैं। जी सर। पैसे मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए कहीं भी किसी को भी। जी सर, अब मैं तो आपकी ऑडियो वीडियो आपकी बातें सुनते से इतना हुआ कि पैसा कमाने का साधन जरूरी नहीं कि हम जिस नौकरी में लगे हैं तो वहाँ से नहीं हो रहा पा रहा तो हम अपना जीवन यापन नहीं करेंगे सर। मैं उसमें एक कंपनी में मैंने उसमें ज्वाइन भी किया है, उसमें से मुझे अब तक 10,000 का चेक भी आ चुका है। और आपके ही कहने से सर मैंने अपने स्कूल की अपना एक चैनल बनाकर वीडियो बनाया, उसमें सर मेरे 1,000 कुछ सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। अरे वाह। तो सर मैं आपकी बातों से सर बहुत हमें मतलब अच्छा वो लगता है कि जानकारी इतनी अच्छी मिलती है कि शायद और कहीं से ना मिल पाए। तो असल में है क्या ना कि हर व्यक्ति का एक लिमिटेड दायरा है। दुनिया में है तो बहुत कुछ, जी। लेकिन हर व्यक्ति का लिमिटेड दायरा है। तो तो वो जैसे करंट की क्लास में मोबाइल यूट्यूब पे सर एक से एक चैनल एक से एक क्लास होती है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी जो करंट पढ़ाने का जो सही तरीका है अच्छा पढ़ाना वो उत्कर्ष में गौरव गौरव सर का होता है। और यूट्यूब पर आपसे अच्छी जानकारी सर कोई देता ही नहीं है, तो फिर मेरे लिए तो सिर्फ 2 ही ऑडियो सुनती हूँ, उसमें 2 ही वीडियो देखती हूँ, एक कुमार गौरव सर की उत्कर्ष पे करंट अफेयर और एक आपकी सर जानकारी के लिए। और तो मुझे यूट्यूब पर मैं देखती हूँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। हाँ, तो बस दुनिया में बहुत कुछ है, अपना फायदा कहाँ है उस पर फोकस करना है। बिल्कुल तो सर। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करते रहते हैं। जैसे अभी एक हमने ऐप बताया है कि लोग बैंक में रखते हैं पैसा, 2-3% मिलता है, एफडी करते हैं 6-7% मिलता है, हर महीना थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं 6-7% मिलता है, 8% मिलता है, बस इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलता है। अब वो ऐप ऐसा है, हमने बताया है कि जब आपको पैसा रखना है सिर्फ, तो उसमें रख लीजिए, वो 12-13% दे रहा है। जी सर। लोगों को नहीं जानकारी तो बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं रोज काम कर रहे हैं, लेकिन वही काम हम कह रहे हैं भैया आप यूट्यूब पर भी रखिए, दुनिया देखे, काम आप वही कर रहे हैं। कोई जो है बढ़ई है, कोई लोहार है, कोई जो है ईट भट्टे पर काम करता है, किसी को डांस आता है, किसी को अच्छा खाना पकाने आता है, ये काम वो लोग रोज कर रहे हैं, उनका हॉबी है, ये उनका इंटरेस्ट है, वो इसी से कमा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल में वो चीज रिकॉर्ड करके थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह सीखना है, वो चीज दुनिया के सामने रख देना है। इसमें क्या खराबी है? और धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, देखते हैं और इससे पैसा भी मिलता है। आपने यूट्यूब किया, 1,000 लोग हो गए हैं, आगे भी जैसे हमारे जैसे। पास अभी वॉच टाइम रह रहा है सर थोड़ा सा 1,057 सब्सक्राइबर हो चुके हैं सर। तो बस आप और कंटिन्यू, 4.5 लाख के आसपास व्यूज हो चुके हैं। एक दिन ऐसा रहा होगा जब आपने यूट्यूब के बारे में सोचा नहीं होगा, कुछ पता भी नहीं रहा होगा, लेकिन आज आप नहीं सर, खुद बता बिल्कुल नहीं रही हैं, सोचा था, आज बिल्कुल आप नहीं वॉच सोचा टाइम सर। की बात कर रही हैं। जी सर। वॉच टाइम की बात सामान्य व्यक्ति नहीं करता, जो यूट्यूब पर आया होता है उसको धीरे धीरे जानकारी होती जाती है, वो वॉच टाइम की बात करता है, सब्सक्राइबर की बात करता है। तो आज आपको धीरे धीरे नई नई जानकारियां हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं किसी से सीखती होंगी, पूछती होंगी यूट्यूब पर या कहीं से देखती होंगी कि अच्छा अब ये करना है, अच्छा इसमें ऐसा ऐसा होता है, अच्छा ये इसका पैमाना है या मानक है कि ये चीज अब हमें करना पड़ेगा, ये जब होगा तभी पैसा मिलेगा। बिल्कुल तो सही जब सर। कोई सोचता है तो वो चीजें होने लगती हैं। आपने मेरा सुना, हम ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से और जानकारी लेकर के वो कर रही हैं और एक एक चीज सीखते जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं। ऐसे ही करना होता है। तो जो 3,000 रुपये मांग रहे हैं लोग, जी वो पैसे जो है कोई और काम में ले लीजिए। बिल्कुल सही सर। हाँ, कोई और काम में ले लीजिए वो। ये करना इसलिए वजह से मैं अब तक बनी नहीं सर। अगर मुझे याची बनना मैं 2150 और मैंने उन्हें भी डायरेक्ट जब भी किया था, नहीं मैं सिर्फ इंतजार करूंगी नई शिक्षा नीति का 2024 तक जरूर कुछ ना कुछ। अब जनवरी भी सर खत्म ही होने वाली है, समझो 15 दिन रह गए हैं। जरूर भर्ती आएगी, उसमें हम लोग अपने सर पढ़ाई करके उसमें करेंगे। और केंद्र की सामने, आए सर क्या राज्य की आए, हाँ वो दोनों आप आएगा, बताते हैं। दोनों आएगा, सब जी सर। आएगा। और जीता जागता उदाहरण है कोर्ट कचहरी का, 12,460 क्या मिल जी गया सर। उनको बताइए। जी अब अगर कोई कहे कि हमने कोर्ट से ऑर्डर करा लिया, काउंसलिंग हो गई, नियुक्ति पत्र मिल गया, जी अगर वो इतने से खुश है तो इतने से उसका घर का खर्चा चल जाएगा, तो अच्छी बात है, ऐसा ऑर्डर करवाते रहें।
और सर याची बन के फिर हमें उसी की टेंशन रहेगी, आज केस में क्या हुआ, केस कैसे चल रहा है, और किसी चीज में मन ही नहीं लग पाएगा। कम से कम इसमें अपनी टेंशन ना लेकर अपने और ही काम पे ध्यान देंगे इससे तो। बिल्कुल, आप दिमाग हर किसी के पास एक ही है, उसको जिस डायरेक्शन में जो सोचेगा वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा और उस चीज का लाभ ले पाएगा। क्योंकि सर जब हम रिजॉर्ट वाले में बने थे, हमें दिन रात रात को सोते हुए भी जागते हुए ये रहता था, आज केस में क्या होगा या कल क्या होगा, कल क्या होगा। टेंशन इतनी रहती थी कि बहुत बुरी हालत थी सर, डिप्रेशन में चले गए थे सर हम बिल्कुल। नहीं आप आप इतना उभर पाए अब कि आज ये चीजें अच्छी नहीं लगती, बस ये है कि जो होगा अच्छा होगा। हाँ, और आने वाले टाइम पर ही होगा बस। हाँ, तो कहीं भी जहाँ से थोड़ा सा भी टेंशन मिलता है वो काम नहीं करना चाहिए। एक हम अपना उदाहरण बता रहे हैं। एक शेयर बाजार है जिस पर हम बात करते रहते हैं, वो आजकल हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अब हम पढ़ाई भी उसी का किए हैं लेकिन किए नहीं थे, लेकिन अभी कुछ सालों से हम करके सीख रहे हैं जी। काफी कुछ सीख चुके हैं। तो बहुत जब आप कोई चीज करती हैं तो कंपनियों के फोन भी आने लगते हैं, उनके पास नंबर चला जाता है, तो मेरे पास फोन आते हैं। आज भी आया, 1 घंटे हमसे बात किया। तो जब भी फोन आता है तो मेरे दिमाग में एक चीज रहता है कि इसकी बात माननी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी पूरी बात हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि ये जो जो चीजें बताएगा वो हमें कहीं और नहीं मिलने वाला है। जो जो हम सवाल करेंगे उसका आंसर ये देगा। तो उससे हम बड़े आराम से आधे घंटे 1 घंटे बात करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अंतिम में हमारा निष्कर्ष रहता है कि नहीं करना है, नहीं करना है जी। हमने तय कर रखा है कि वो जो चीज, तो कुछ चीजें उन लोगों के बताने से हमने किया भी। क्यों किया? सीखने के लिए। लेकिन हमने देखा कि ये काम करने से हमको दिन रात मोबाइल खोल खोल के देखना हो रहा है जी। कहीं मेरा पैसा जो है कम तो नहीं हो गया, कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो गया। तो हमने नोटिस किया, हो जाती है सर। तो हमने नोटिस किया कि ये तो मेरा काम डिस्टर्ब कर रहा है, हमें टेंशन दे रहा है जी सर जी। ठीक है, यहाँ फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, अच्छा खासा फायदा है, लेकिन मेरी अन्य चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, टेंशन दे रहा है जी सर बिल्कुल। तो उसमें से हमने उन चीजों को खोजना शुरू किया कि जिसको हम अगर करते हैं और फिर भूल जाए करके, तो भी हमें टेंशन न रहे कि मेरा कुछ नुकसान होने वाला है। तो अब हम उससे जब भी बात करते हैं तो बस उतनी चीजों फोकस करते हैं जो मेरे हिसाब से चीजें हैं। और आज भी बात हुआ तो हमने उससे बोला भैया हमें ये चीज नहीं करना है जी। उसने फिर नई नई चीजें बताई। हमने कहा ठीक है भाई आप भेज दो, मेल भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, सर ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, सब भेज दिया जी। उसके बाद हमने सब चेक कर लिया, फिर अंतिम निर्णय पहुंचे नहीं ये नहीं करना है, इसमें जो है ये लाभ नहीं है, इसमें ये टेंशन है, तो जहां से टेंशन मिले वो काम नहीं करना है जी सर। और अपना लाभ हमें सोचना है। वो जो फोन करके हमें बता रहा है, सलाह दे रहा है, वो मेरा शुभचिंतक नहीं है, वो नौकरी कर रहा है, वो अपनी नौकरी के लिए जो भी करेगा उसका मालिक जो कहा होगा, कंपनी ने जो कहा होगा वो बताएगा, वो बताएगा बिल्कुल सही बात। हाँ, तो वो जितनी स्कीम बताता है हम सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। सीखने का बहुत अच्छा तरीका है कि कस्टमर केयर से बात करना। हम खूब कस्टमर केयर को फोन लगाते रहते हैं, कभी बीएसएनएल वाले को लगाएंगे, कभी जियो वाले को लगाएंगे, कभी एयरटेल वाले को, जिससे जो काम रहता है, कभी एसबीआई बैंक में हमारा खाता है उसको कस्टमर केयर को लगा कर पूछेंगे ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। वो बनाइए उसी लिए, पूछिए जो पूछना है जी सर। आज तक आपने कितनी बार कस्टमर केयर को फोन किया होगा और किसको किए हैं कभी? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया। यही तो गलती है। जब फ्री सर्विस मिल रही है, बैठा है व्यक्ति बताने के लिए फ्री में जी, मन में जो सवाल आया फोन लगा दीजिए। जैसे आपका खाता मान लीजिए कि यूनियन बैंक में है, इलाहाबाद बैंक में है, बड़ौदा में, किसी में है, तो उसका कस्टमर केयर नंबर निकाल लीजिए। आपके मन में ख्याल आता है कि हमें ये नहीं पता है, ये कैसे पता, उसी को फोन लगा कर पूछिए। एक बार नहीं समझ में आया, फिर दूसरे दिन फोन कीजिए, कोई और व्यक्ति उठाएगा, अब उससे पूछिए, हो सकता है उसको न जानकारी रही हो, अब ये बताए, या हो सकता है वो बताने का तरीका सही ना रहा हो, इसका सही हो। हम यही करते हैं। हमने लाइफ में कस्टमर केयर वालों से बहुत कुछ सीखा है, तो हमने कस्टमर केयर वालों को भी गुरु बना लिया। वो फ्री में दे रहे हैं ना ज्ञान, उसीलिए उनको कंपनी जो पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है। स्टेट बैंक का कस्टमर केयर बना है, सरकार पैसा दे रही है, इसीलिए तो दे रही है ना। बिल्कुल सही सर, हमें आपसे सीखने को मिलता है। गैस एजेंसी है हमारा, आपके घर भी अगर सिलेंडर होगा तो गैस एजेंसी वाला सिलेंडर आपके घर तक पहुंचाता होगा जी सर। तो जितना रसीद पर लिखा होता है उतना देती हैं या उससे ज्यादा देती हैं? जैसे जितना रसीद पर होता है, लेकिन वो अपने आने जाने का खर्चे के लिए तो लेता है। कितना लेता है? तो कम से कम 100 रुपए तो सर वो लेते ही है एक सिलेंडर पर। 100 रुपए देती हैं? जी सर। हम बताएं, जी हम गाली देते हैं।
जिस दिन वो मांग लेता है हम गाली देते हैं। जी जैसे ही वो मांगता है हम तुरंत कस्टमर केयर को लगाते हैं, हम कहते रुको यहीं खड़े रहो, कस्टमर केयर को लगाते हैं जी कि सर जी रसीद पर इतना लिखा हुआ है, इस समय क्या रेट चल रहा है, कितना हमें पे करना है, इतना करना है। हम कहते सर ये 20 रुपये मांगता है मेरा वाला, तो हम 20 रुपये के लिए फ़ोन कर देते हैं। सर 20 नहीं सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देता है। क्यों नहीं देना है, ये लोग तो घर तक पहुँचा रहे हैं, इनका तेल जल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। तो वो बताता है सर एक सिलेंडर घर तक पहुँचाने का 180 रुपये कंपनी को दिया जाता है, कंपनी द्वारा दिया जाता है एजेंसी वाले को, 180 रुपये घर तक पहुँचाने का। जी और जो बंदा पहुँचा रहा है वो कंपनी उनको सैलरी देती है, यानी कि उस बंदे का 5,000 8,000 10,000 जो भी सैलरी होगा जी कंपनी उसको सैलरी भी दे रही है। और एजेंसी वाले को घर तक पहुँचाने का जो भी खर्च आएगा वो खर्च भी जी दे रही है। यानी आपके घर में अगर आप 10 तल्ला ऊपर रहती हैं, आपका रसोई 10 तल्ला ऊपर है, जी तो वहाँ तक रसोई में जाके लगाने तक का पैसा उस रसीद में लिखा हुआ है। तो यही हमने तो जानकारी नहीं होती ना सर, हम लोगों को यही जानकारी तो लेनी होती है बस। नहीं तो अब इन्हीं सामने वाले चीजें से की हम सर अनजान है सर, क्योंकि आज के टाइम में ये होता है कि घर बैठे अगर 100 रुपए का खर्च होकर सामान आ रहा है तो कोई बात नहीं, घर नहीं बैठे है तो आ रहा आपको, है। आपका 100 रुपये हम बचाने का तरीका बता दे रहे हैं। इस बार और जब आप जी सर। सिलेंडर लीजिए, जी ठीक सर, है, तो मैं समझ गई सर, हाँ बिल्कुल सुनिए करूंगी सुनिए आपकी क्या बात। करना है, सुनिए पहले क्या करना है, पहले बात नहीं जी करना है। आपके घर में सिलेंडर लेते वक्त कोई और भी होगा आपके साथ, ठीक है, जी उसको बस एक चीज कहिएगा, बेटा तुम उसको कैमरा ऑन करके कहिएगा वीडियो बनाने को। जी वीडियो में वो व्यक्ति आना चाहिए जो पैसा ले रहा है, जो सिलेंडर दे रहा है, और जो जी आप बात कर रही हैं वो आवाज़ सब अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए। जी सर। वो आप जो रसीद पर पैसा लिखा है वो बोलेंगी, आप भी बोलेंगी, वो भी बोलेगा, उससे सवाल करना है ताकि वो बोले। ऐसे जी ऐसे सवाल करने हैं अनजान बन करके, भैया कितना देना है पैसा, भैया इस पर जी क्या लिखा है, नहीं हम पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा है फिर भी, जी कितना इस पर है, कितना है। झूठे सवाल करना है, जो भी आपको लगता है कि जी इस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होना चाहिए, बात वो बोले, उससे बुलवाना है जी आपको सर। हर चीज। जी वो आपसे रसीद वाला पैसा और 100 रुपये भी जो देती हैं वो भी मांगेगा। तो जी उसी से कहिए कि भैया ये रसीद पर इतना लिखा है, आप लोग 100 रुपये ये घर तक पहुंचाने का लेते हैं क्या? हम्म, कहेगा हाँ हाँ। तो भैया ये लीजिए, अब वो जब पैसा गिनता है जी तो अलग से पहले वो रसीद वाला दीजिए, फिर अलग से 100 रुपये दीजिए, और वो बुलवाइए उससे, गिनवाइए उससे जी कि ले रहा है, वीडियो बन गया। जी अच्छा, अब उसको जाने दीजिए, उसको मत रोकिए, ना उससे सवाल जवाब कीजिए, ना उसको बुरा भला कीजिए, कुछ भी नहीं, उसको जाने दीजिए। जी अब लगाइए कस्टमर केयर को फ़ोन कि सर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हर बार 100 रुपये हमसे ज़्यादा लेता है। तो वो जी सर। कहेगा आपसे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं लेना चाहिए, गलत है, कहीं मेरे पास वीडियो है, मैं क्या करूँ, मेरी कंप्लेन लिखिए आप। जी कंप्लेन लिखेगा, एक नंबर आपको बताएगा कंप्लेन, जब भी कोई कंप्लेन करना होता है कंप्लेन नंबर जरूर पूछ लेना होता है, लिख लेना जी होता है पूछ के, और कहना होता है कि मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजिए ये कंप्लेन नंबर। तो वो मैसेज भी जी भेजते सर। हैं, मेल पर भी भेजते हैं, तो प्रमाण हो गया कि मेरे पास नंबर है कंप्लेन का। अब जी वो कंप्लेन नंबर लेकर के एजेंसी के मालिक को फ़ोन कीजिए, जी कोई भी उठाता है उससे कहिए मुझे मालिक से बात करनी है। वैसे तो ऊपर से उसके पास फ़ोन आ जाएगा, जी मालिक दौड़ करके आपके घर तक आएगा, अरे मैडम आपने क्या किया है, हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब मत जी सर। कीजिएगा फ़ोन, हाथ जोड़ेगा। जी मेरे यहाँ 20 रुपये मांगता है, हम नहीं देते जी हैं। मेरे यहाँ मैसेज आता है कि सिलेंडर डिलीवर्ड, लेकिन हमें नहीं मिला है। हम वो जी कहता है सर। कि सर मेरे पास फ़ोन किया कीजिए, मालिक ने अपना नंबर दिया है पर्सनल, जी कि सर मेरे पास फ़ोन किया कीजिए, कोई भी बात होती है। हम उससे जी लड़ जाते हैं, हम क्यों तुम्हारे पास फ़ोन करें, कस्टमर केयर बना है। सर नहीं सर मत किया कीजिए, वहाँ हाथ जोड़ता है, मेरा पर्सनल नंबर रखिए। यहाँ तक कि वो कभी-कभी कहता है कि सर मैं खुद आ रहा हूँ, खुद आ जाता है मेरे घर तक। जी सर मैं खुद सिलेंडर लेकर आ रहा हूँ। मतलब जी मेरे पास मैसेज आया डिलीवर होने का, हम कस्टमर केयर को लगा देते हैं कि मेरे पास डिलीवर होने का मैसेज है, हमें सिलेंडर नहीं मिला है लेकिन। जी सर। अब जब हम कस्टमर केयर को कोई चीज़ कहते हैं, तो कस्टमर केयर पूरे भारत में एक है। जी बैंगलोर में, दिल्ली में, कहीं भी बैठा होगा वो। जी वो क्या करेगा, आपके राज्य यानी यूपी का जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पर बताएगा। जी मेल सर। भेजेगा, फ़ोन करेगा, कुछ भी करेगा, करेगा। फिर वहाँ से आपके ज़िले के हेड ऑफिस को आएगा। जी फिर ज़िले के हेड ऑफिस से आपके एजेंसी वाले को आएगा कि भैया जी ऐसा-ऐसा आया है मेरे पास कंप्लेंट। अब आप अगर डायरेक्ट फ़ोन करेंगे एजेंसी को तो वो बात आप जानती हैं और एजेंसी वाला जानता है सिर्फ़। आपने जी कस्टमर केयर को फ़ोन किया, तो दिल्ली से जी लेकर के आप तक हर किसी के रिकॉर्ड में आ गया कि नहीं आ गया?
जी सर। और जब इन लोगों का जब आप कंप्लेन लिखाते हैं ना, तो एजेंसी वाले को इसका रिपोर्ट बना के ऊपर बताना होता है, जिले वाले को बताना होता है, प्रदेश वाले को रिपोर्ट देना होता है, देश वाले को, और पूरा इस जी पर रिपोर्ट लिया जाता है। तो हम आप गलती कर रही हैं, हम आप ही से शिकायत करें आपकी, तो हल हो जी। जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। आप गलती कर रही हैं तो आपके घर के सदस्यों से कहना पड़ेगा ना, ताकि वो आपको कंट्रोल करें। जी सर बिल्कुल। तो आप पैसा इस बार दीजिएगा, वीडियो बना लीजिएगा। बिल्कुल सही सर। आप नियम जानिए, आपका सिलेंडर लीक होता है, भले आपने आधा सिलेंडर यूज किया है, फोन करेंगी, उसकी जिम्मेदारी है, आएगा, चेक करेगा, आपको दूसरा सिलेंडर देगा, जो कहेंगी वो करेगा। जी सिलेंडर लेकर के आता है, आप उससे कहेंगे भैया इसका वजन करो, कांटा लेकर आएगा, कांटा जी खराब है तो उसकी कंप्लेन, वजन नहीं कर रहा है तो उसकी कंप्लेन, हम जो कहेंगे वो करोगे। आप सिलेंडर जी वापस दे रही हैं, आपको डाउट है कि हमको जब दिया था तो वजन तो सही था, लेकिन जब वापस कर रहे हैं इसको चेक करें इसमें पानी तो नहीं भरा है, फिर जी खाली सिलेंडर का वजन कराइए, और देखिए खाली सिलेंडर का वजन जो होता है वही है या ज्यादा है, क्रॉस चेक कीजिए। जी सर। सिलेंडर पर एक नंबर लिखा होता है जिससे पता चलता है कि ये सिलेंडर कब खराब हो रहा है, इसको इसके बाद यूज जी नहीं करना है। जी वो नंबर चेक कीजिए, वो कोड चेक कीजिए, यूट्यूब से सीखिए, जी सर। चेक कीजिए। अगर ऐसा कोई सिलेंडर आपको दिया जा रहा है जो एक्सपायर हो गया है, उसकी कंप्लेन कीजिए। जी हर चीज का नियम बना है, नियम जब जानेंगे कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। हमसे 20 रुपए मांगता है, उस 20 रुपए हम चाहे तो दे दें, नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही यहाँ तक बात है कि सर ये। यहाँ तक कि दिवाली पर आता है, होली पर आता है, कहता है भैया त्योहारी दे दीजिए, त्योहारी तो भाई दे देना जी चाहिए। तो जानते हैं इस बार आया दिवाली पर, हमने उससे क्या कहा, पिछली बार भी कहे जी थे, लेकिन हर बार मांगता है, कोई ना कोई नया भी आ जाता है। हमने कहा भैया हम देखो राशन खरीदने जाते हैं, जी तो राशन का दुकान वाला हमको मिठाई देता है त्योहार पर। मेरा खुद का जी बिजनेस है, मेरा मेडिकल स्टोर है, हमारे जो जी कस्टमर हैं हम उन लोगों को गिफ्ट देते हैं, मिठाई देते हैं। जी। यानी जो ग्राहक होता है उसको दुकान वाला देता है। किस तरह? जी सर। तो हम तो तुम्हारे ग्राहक हैं, हम तुमसे जी सिलेंडर खरीदते हैं, जी। भैया मेरा मिठाई कहाँ है निकालो, हंसने लगा। बिल्कुल सही हम है। मांग रहे थे, ये तो उल्टा हमसे मांग लिए। हम जी कहे कि अभी जाओ अपने मालिक से कहो कि हमको मिठाई चाहिए। जी। गए, अपने मालिक को बताया कि हम उनसे मिठाई मांग रहे थे, अब वो हमसे मिठाई उल्टा मांग मांगने रहे लगे हैं। अब जब हैं। त्योहार जी आता है हम उससे कहते हैं 1000 रुपए का तुम्हारे यहाँ जो है, साल भर में हजार हजार रुपए दिए, 12,000 का तुम्हारे कस्टमर हैं हम, जी कब दोगे हमें मिठाई? उससे उल्टा कहते हैं। दबना जी सर। नहीं है, सही बात करना है। हमने क्या गलत उससे बात किया? जी सर। जी उसको हम या तो मिठाई दे देते 4 लड्डू, क्या दिक्कत जी था? कोई खराबी नहीं, मिठाई बांटना चाहिए त्योहार में। बहुत लोग को हम बांटते हैं, हजारों रुपए का बढ़ता है, उसको भी बांट दिए होते, जी कोई बड़ी बात नहीं थी। या हम कह देते नहीं नहीं देंगे जाओ, लेकिन हमने उससे कोई गलत बात नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया, हमने उससे जी सर। जेन्युइन बात किया कि भैया हम तो तुम्हारे कस्टमर है ना, कस्टमर बिल्कुल तो सही बात है। मेरा हक बनता है ना तुमसे लेने का। जी। तुम वहां अगर काम कर रहे हो तो तुम अपने मालिक से लोगे ना, हमसे क्यों अपने लोगे? मालिक से लो। तो हमने उससे कोई गलत बात किया? नहीं सर बिल्कुल वो सही हंस किया। रहा था। तो जी हम उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं, हम उसको कोई त्योहार ही जी नहीं देते हैं, लेकिन मेरे हमसे बड़ा खुश रहता है। मन में भले नाराजगी हो कि 20 रुपए उसका जी नहीं देते हैं, लेकिन कोई नाराजगी नहीं दिखा पाता है, मालिक जो है कुछ नहीं बोल पाता है। अगर कोई जी आकर के थोड़ा सा भी उसका कोई बंदा आकर के उल्टा सीधा बोलता है, जैसे कभी कभी कोई आ जाते हैं थोड़े टेढ़े दिमाग वाले, जी तो सर। उसके मालिक को फोन करके हम सीधे बोल देते हैं भैया देखो ये बंदा आया था, हम इसकी कंप्लेन करें या अगली बार ये बंदा मेरे पास नहीं आना चाहिए? कहता नहीं नहीं सर, जी ये नहीं जाएगा अब आपके यहाँ, मैं खुद आ जी जाऊंगा लेकिन ये नहीं जाएगा, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, कस्टमर जी केयर मत फोन कीजिएगा। तो जो बॉस है उसका जब डर आएगा तब तो वो आपकी बात मानेगा। तो जी सर। कभी भी कोई भी कंप्लेन हो, लीकेज है, सिलेंडर आपका जो है कहीं से डैमेज है, कुछ खराबी है, कुछ भी सिलेंडर से दिक्कत है, आपने सिलेंडर लिया था और आप 10 दिन यूज कर ली, 15 दिन यूज कर ली हैं, उसके बाद दिक्कत आ गई है, कभी भी किसी स्टेज पर कुछ भी हो, जी तुरंत कस्टमर केयर फोन लगाना है। जो समस्या है वास्तविकता में जो आपको दिख रहा है, लग रहा है, जो चीज़ है वो उससे बताइए, जी वो सुनेगा, वो उसका हल बताएगा। और लीकेज जैसी बात जैसे ही आप बोलेंगे, दौड़ करके 1 घंटे में बंदा आएगा आपके घर। आप पहाड़ पर जी। रहती होंगी तो पहाड़ पर आएगा, गांव में रहती होंगी गांव में, जंगल में रहती होंगी गाँव जंगल में। में। 1 रुपया मांगेगा जी नहीं, 1 रुपया देना नहीं है कि हम भैया जी आए हैं, आपने लीकेज के लिए कहा था, हम आकर के आपकी सर्विस दिए हैं तो हमको पैसा दीजिए, नहीं।
सिलेंडर उनका है, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। खतरा है उससे तो मेरी जान को खतरा है ना जी। तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है। तो नियम जानिए, वहाँ एजेंसी पर एक किताब मिलती है या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर सारे नियम पढ़िए। यहाँ तक कि आप सिलेंडर ले रही हैं तो आपके और आपके परिवार का बीमा हो चुका है। जी कंपनी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ ने बीमा कर रखा है, क्योंकि आप सिलेंडर ले रही हैं। वो जी एक सर। ज्वलनशील पदार्थ है, उसके अंदर खतरनाक चीज है, तो उस पर बीमा भी होता है, लोगों को पता नहीं है। जी सर, कुकर पता लोग नहीं है। कुकर लोग खरीदते हैं, बहुत आसान चीज, अच्छी चीज है। बहुत खतरनाक चीज भी, जब फटता है कुकर, जी। बहुत भयानक स्थिति होती है। भयानक स्थिति है सर। उसके लिए भी बीमा बना हुआ है फ्री में। जी उसके लिए भी क्लेम किया जाता है कंपनी पर। कंपनी बना रही है ना, क्वालिटी उसको मेंटेन करना है, घटना न होने पाए। जी इसीलिए ये कंपनी वाले टीवी पर ऐड देते हैं कि भैया जब आप कुकर का यूज कीजिए तो उसका जो वाल्व है, सीटी है, चेक कर लीजिए, उसमें कुछ फंसा तो नहीं जी है। ये क्यों देते हैं ये सब ऐड? इससे कोई उनका लाभ हो रहा है क्या? नहीं। अगर वो ऐड नहीं देंगे तो उनके जी ऊपर जो है सरकार जो है जुर्माना लगाएगी, रोक लगाएगी, कुछ न कुछ करेगी जी कि सर, आप कि जो है आपने लोगों को जागरूक नहीं जानकारी करें। नहीं दी। जी सर। तो ये सिलेंडर जो हमारे आपके घर में आ रहा है, इसका खर्च आता है मात्र 50-100 रुपए। मात्र गैस का खर्च है 50-100-200, इससे ज्यादा नहीं है। जी लेकिन हम लोग 600-800 हजार रुपए दे रहे हैं। उसमें हमारा आपका पूरे परिवार का बीमा का जुड़ा हुआ है खर्च। उसमें सुरक्षा से संबंधित, जो आपको सर्विस कहीं दिक्कत आएगी उससे संबंधित, जो आपके घर पहुंचा जी रहा है उसकी सैलरी, जो आपके घर तक गाड़ी से लेकर आ रहा है गाड़ी का खर्च, एजेंसी वाले का प्रॉफिट, सब जोड़ करके वो पैसा है। कुछ भी ज्यादा नहीं देना है। जी। तो जानिए, जागरूक होइए, वरना दुनिया में लूटने वाले बैठे हैं, बिल्कुल लूटते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। पैसा हर व्यक्ति मेहनत से कमाता है, उसका पैसा है। अगर वो खुद लुटाएगा तभी कोई लूटेगा। जी चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, पैसा मत जी सर। जी दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। सरकार मानदेय बढ़ाएगी, खुद ही सबका बढ़ जी। जाएगा। लेकिन सर फिर भी ये अंदाजा मार्च अप्रैल तक तो सर आ ही जाएगी केंद्र वाली में वो भर्ती जो आप बताते हैं सर, मेरिट बेस पे। देखिए, जो भी चीजें हैं हम साफ साफ बताते हैं कि तारीख कोई नहीं जानता है। हाँ, अनुमान जी। है कि चीजें हो अनुमान रही सर। हैं। जी हाँ, तो वो चीजें होंगी। कुछ चीजों का अनुमान था कि 2023 में शायद हो जाए, नहीं हुआ, कोई हाँ। बात नहीं, ऐसा थोड़ी कब होगा ही नहीं। क्योंकि सर हम ये मान के चलो 15 साल से अपने फैमिली बच्चों से दूर ही रहते हैं ना, तो एक एक दिन इतना ऐसा लगता है कि कब भर्ती आया, कब वो कब हमारा हो। तो बस यही रहता है सर, बस बच्चे आप बड़े होने लगे सर। कोर्ट कचहरी से दूर रहिए, धरना वरना से दूर रहिए, याची वाची से दूर रहकर आप परिवार को समय दीजिए, अपनी नौकरी पर ध्यान दीजिए और जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, परिवार के साथ ध्यान दीजिए। इन चीज़ों को कीजिए, ये सब जी फालतू सर। चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। और हम जी डेली ही डालते रहते हैं, कुछ भी होगा जानकारी मिल जाएगी। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग बताते हैं, अखबार में भी आता है, हम भी बताते रहते हैं, जानकारी मिल ही जाएगी कुछ होगा तो। जी सर, नहीं सर, हम तो आपसे ही जानकारी मिलती रहेगी। हम आपके व्हाट्सएप नंबर से सबसे जुड़े हुए हैं सर, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। बस जुड़े रहिए और जी इन सर। लोगों से दूर रहिए। जी सर। चलिए, रखें फिर। जी सर, जरूर। थैंक यू सर फिर जानकारी देने वेलकम। के लिए।